हेलो गाइस। तो इस कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि हमें हमारे मेन लीड से इंट्रोडक्शन कराते हैं और वो एक टॉप स्टार है। उसका नाम है यूबाई और यूबाई आज रैश ड्राइविंग करता हुआ कहीं जा रहा था। उसका हाथ भी कुछ जख्मी दिखाई दे रहा था। इतने में सामने ट्रैफिक पुलिस ने एक रोड ब्लॉक लगाया हुआ था, लेकिन इस रोड ब्लॉक की वायोलेशन करते हुए वो वहां से आगे निकल जाता है, जिसकी वजह से पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे थे। वहाँ फिर हमें पता चलता है कि युवा इतनी जल्दी में आज इसलिए है क्योंकि आज उसने एक अवार्ड शो में जाना है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा यही गुमान किया जा रहा है कि युवा के अलावा किसी और को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना नामुमकिन है। और यहीं पर ही एक और एक्टर आता है जिसका नाम है नामजो और वो आकर यूबाई के सीईओ जिसका नाम सीओ है उससे कहने लगता है कि हो सकता है उसकी जगह मुझे ही अवार्ड मिल जाए, लेकिन सीओ का कहना था कि तुम नामजो हो, यूबाई नहीं, तुम उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकते। अब यूबाई पहुंचता है और रेड कार्पेट से पहले ही वो अपनी वो शर्ट जिस पर खून के धब्बे थे उतार कर फेंक देता है। अब वो शर्टलेस ही कोट पहनकर खड़ा हुआ था और पुलिस को कहता है बस 5 मिनट मेरा वेट करो, मैं गया अवार्ड रिसीव करके आता हूँ, फिर आपके साथ ही जाऊंगा। बस वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला था। और उसके बाद नेक्स्ट सीन इस तरह से होता है कि पुलिस स्टेशन में वो बैठा हुआ था और वहां पर जो कॉप था वो उससे यही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, कह रहा था कि तुम ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे थे, लेकिन युवा साफ इनकार कर देता है। वो बोलने लगता है कि देखो शर्टलेस फिर रहे हो, और तो और जो तुमने अपनी स्पीच दी है अवार्ड लेने के बाद उससे भी साफ पता चल रहा है कि तुम ड्रंक थे। और अवार्ड लेने के बाद उसने यही कहा था कि ये अवार्ड बहुत छोटा है मेरी पर्सनैलिटी के सामने, मुझे इससे बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ इसलिए यहाँ पर भी मैंने खुश होने का नाटक किया है, आइंदा से ये अवार्ड देना हो तो कोरियर से ही भेज देना। एक्चुअली वो बहुत एरोगेंट था। उसकी एक्टिंग स्किल्स इस वक्त टॉप पर थी और वो था भी एक टॉप स्टार, इसलिए उसे लगता था कि वो इस सबसे बहुत ज़्यादा डिजर्व करता है, लेकिन उसे दिखावा नहीं आता था, जो मन में होता था हमेशा बोल दिया करता था। अब वो लोग उसका ब्लड टेस्ट लेते हैं, पता चलता है कि उसने बिल्कुल भी अल्कोहल यूज़ नहीं की हुई और वो बहुत नखरे से पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर मीडिया वाले भी खड़े हुए थे, उनको तो बस चटपटी खबरें ही चाहिए थी, लेकिन युबाई ने ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं किया, ये देखकर वो काफ़ी निराश हो जाते हैं और युबाई भी वहाँ से निकल जाता है। लेकिन गाड़ी में बैठकर सीईओ उससे कहने लगता है कि युबाई तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो, और तुम्हारी शर्ट को क्या हुआ, उस पर क्यों धब्बे थे, शर्टलेस ही पहुंच गए, क्या किसी से लड़ाई की थी, उसकी वजह से तुम्हारे हाथ पर चोट लगी हुई है। लेकिन युबाई उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उसके बाद सीईओ और युबाई दोनों युबाई के घर पर आ जाते हैं। सीईओ ने एक्चुअली अर्जेंट वॉशरूम जाना था और युबाई वहां पर बड़े मजे से अपनी एक निंजा वाली मूवी देख रहा था और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी कर रहा था। और वो बहुत एरोगेंटली कहता है कि इस कैरेक्टर को मुझसे बेहतर और कोई नहीं निभा सकता। वो अपने रोबोट से भी पूछता है कि आजकल कोरिया में बेस्ट एक्टर कौन है, वो उसी का ही नाम लेते हैं। बेस्ट सिंगर कौन है, फिर से रोबोट उसी का ही नाम लेता है। एक्चुअली वो अपने एटीट्यूड की वजह से भी हमेशा न्यूज़ में टॉप पर ही रहता था, इसलिए मोस्ट पॉपुलर था। लेकिन जब सीईओ चला जाता है तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली युबाई उसकी लाइफ में इतना स्टारडम है, लेकिन वो उसे एंजॉय नहीं कर पा रहा था। उसे पता नहीं क्यों डिप्रेशन होता था, उसे नींद भी नहीं आती थी और वो हमेशा स्लीपिंग पिल्स लिया करता था। आज भी अपना अवार्ड लेने के लिए जब वो जा रहा था तो उसे डिप्रेशन और पैनिक डिसऑर्डर हुआ था, जिसकी वजह से एक पोल में उसने अपना हाथ दे मारा था गुस्से से। और सिग्नल और रोड ब्लॉक उसने इसलिए तोड़ा था क्योंकि उसे जल्दी में अवार्ड शो में जाना था। वो अपने फैंस की भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहता था, जो टीवी के सामने बैठे उसकी अपीयरेंस का इंतजार कर रहे थे। उसके इतने डिप्रेशन के बीच एक ही चीज उसे कुछ शांति देती थी और वो थी उसके बेडरूम में एक पेंटिंग जो कि एक आइलैंड की थी। वो बहुत सुंदर था और हमें फिर दिखाया जाता है कि एक्चुअली ये आइलैंड वो है जहाँ पर हमारी फीमेल लीड रहती है और उसका नाम है ओसू। ओसू गाँव की एक सीधी सादी सी लड़की है और वो वहाँ पर फिशिंग और पर्ल्स जमा करने का काम करती है। अब इसी तरह से कुछ दिन गुजर गए थे। युबाई अपनी एक शूटिंग पर पहुंचा हुआ था, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टर्स उनको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे और उनकी फोटोज क्लिक करने के चक्कर में उनकी शूटिंग भी रुक जाती है। युबाई को गुस्सा आता है, वो उन रिपोर्टर्स से जाकर पूछने लगता है कि तुम लोग आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो, क्या जानना चाहते हो। वो उसे 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन सबका वो बहुत रूडली आंसर देता है। इनफैक्ट अगर ये कहा जाए कि दिल से बिल्कुल सच्चा आंसर देता है तो ये गलत नहीं होगा, और सच्ची बातें अक्सर कड़वी ही होती हैं। और तो और एक रिपोर्टर तो ये भी पूछ लेता है कि क्या आपको फैंस के रिस्पांस की कोई परवाह नहीं, आप कैसे बदतमीजी से बोलते हैं हमेशा। तो आगे से वो ये भी कह देता है कि मैं काम ही इतना अच्छा करता हूँ कि मेरे फैंस तो बने ही रहेंगे, मेरे काम के पीछे मेरी जुबान की वजह से कोई डैमेज नहीं होने वाला।
और बस इसी बात को उन्होंने इतना तोड़ मरोड़ कर खबरों में पेश किया था कि उसके बाद युबाई का इमेज बहुत खराब हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो एक शिप पर है और किसी आइलैंड के सफर पर जा रहा है। यहाँ पर उसके एजेंसी के सीईओ ने उसके साथ एक लड़के डोंग चुन को भेजा हुआ था, जो कि एक्चुअली सीईओ का असिस्टेंट था। और उसे यही कहा गया था कि युबाई को अपने साथ लेकर जाओ और एक डेस्टिनेशन पर पहुंचाओ। युबाई को एक्चुअली यही कहानी सुनाई गई थी कि वहां पर तुम्हें एक होटल, एक रिजॉर्ट में बहुत अच्छी जगह रखा जाएगा। 2 हफ्ते तुम रेस्ट करोगे, वहाँ अपनी वेकेशन एंजॉय करोगे, इतने में हम न्यूज़ को कंट्रोल कर लेंगे, उसके बाद तुम वापस आ जाना। लेकिन युबाई काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है कि आप लोगों को न्यूज़ को कंट्रोल करने की कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं। वैसे ही 2 हफ्ते जब मैं फैंस को और लोगों को नज़र नहीं आऊँगा तो मुझे इतना मिस करेंगे कि वो बाल मचा देंगे और मुझे वापस आना ही पड़ेगा। सीईओ उसे तो यस कर देता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये सीईओ का प्लान था। वो बहुत तंग आ गया था। युबाई हमेशा इतना सीधा बोलता था कि उसकी वजह से कोई ना कोई मुसीबत उसके गले पड़ जाती थी। वो कहता है कि अच्छी बात है, इसे कुछ अरसा उस आइलैंड पर बिल्कुल आइसोलेटेड रखूंगा। जब इसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा तब इसे वापस लेकर आऊंगा, तब तक न्यूज़ भी ठंडी पड़ जाएंगी। और इस सब में डोंग चुन भी साथ मिला हुआ था, लेकिन युबाई बेचारे को कुछ पता नहीं था। वो बस अपनी ही मस्ती में था। अब शिप से उतरने के बाद वो लोग एक बोट में बैठ जाते हैं और बोट में उसे बिठाने के बाद डोंग चुन बोट के चलते ही वहां से भाग जाता है और युबाई को अकेला छोड़ देता है। युबाई बेचारा बस चीखता ही रह गया था, लेकिन फिर भी अभी तक उसे उनका प्लान समझ नहीं आया था। उसे लगा आगे कोई मुझे रिसीव कर लेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सी सिक होने लगता है और फिर जब वो देखता है कि किस आइलैंड पर उसे जाना है, वो तो बहुत आइसोलेटेड लग रहा था। वो देखकर काफी हैरान रह जाता है। अब जैसे ही वो अपना सामान लेकर वहां से नीचे उतरता है तो उस बोट का पायलट उससे कहने लगता है कि क्या तुमने कभी किसी लॉस्ट स्टार के बारे में सुना है। वो उसकी बात पर अभी हैरान ही खड़ा था कि इतने में वो पायलट वो बोट लेकर वहां से निकल जाता है। अब उसी गांव में लाउड स्पीकर पर एक अनाउंसमेंट होने लगती है कि आज हमारे गांव में एक टॉप स्टार आ रहा है, हम बहुत खुश हैं और हम उसे वेलकम करेंगे, बहुत अच्छे से यहाँ रखेंगे। और साथ में ये भी कहा गया था कि ओह कंगसून जल्दी से पहुंचो और उसे रिसीव करो। अब वो समझ गया था कि कोई ओसून मुझे लेने के लिए आ रही है, लेकिन बेचारा आधा घंटा खड़ा रहता है। उसके बाद खुद ही अपना सामान घसीट कर गांव की तरफ जाने लगता है। वहां का रास्ता कुछ इस तरह का था और फिर इतने में उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है तो वो कोई हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि एक इंसान था जो कि हेलीकॉप्टर की स्पीड से चल रहा था। वो था डोंग का डैड, जिसका नाम पार्क था। वो जल्दी में था, उससे हेलो हाय करता है और जैसे हेलीकॉप्टर की स्पीड से आता वैसे ही बुलेट ट्रेन की स्पीड से धूलें उड़ाता हुआ वहां से भाग जाता है। लेकिन युबाई को अंदाजा नहीं था इस गांव में इस तरह के वियर्ड लोग भरे पड़े होंगे। उसके बाद 2 आंटीज आती हैं जिन्होंने अपने सर पर पता नहीं क्या, शायद गोबर वगैरह रखा हुआ था। वो भी उसे देखकर कहने लगती हैं कि इतना हैंडसम टॉप स्टार यही है जो हमारे गांव में आया है। उसे देखकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि हम अभी वापस आएंगे तुम्हें दोबारा देखने के लिए, और फिर अपना सामान लेकर वहां से मुड़ जाती हैं। युबाई बस रास्ता ही ढूंढता रह जाता है कि कोई होटल तो नजर आए या फिर ओसून, लेकिन फिर घूमता घुमाता उसी पॉइंट पर दोबारा पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद उसे गुनगुनाती हुई और बड़े चिल स्टाइल में हमारी फीमेल लीड ओसून आती हुई दिखाई देती है, जिसने एक हाथ में मुर्गा भी पकड़ा हुआ था। वो उसे बहुत अच्छे से मिलती है कि हाय टॉप स्टार, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है। और युबाई सुनकर हैरान था, पूरी दुनिया को मेरा नाम पता है, तुम ये कैसा मजाक कर रही हो। लेकिन वो कहती है दुनिया को पता होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर ना तो टीवी है ना ही इंटरनेट, हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारे गाँव में एक टॉप स्टार आया है। अब वो उससे अपने गांव की तारीफें किए जा रही थी और उसे वहां से लेकर जा रही होती है और फिर एक सीनरी देखकर कहती है कि चाहो तो यहाँ पर पिक भी ले सकते हो। लेकिन युबाई को ऐसे लगने लगता है कि जैसे ये मेरे साथ एक फोटो क्लिक करना चाहती है, पर वो खुद पोज बनाकर खड़ी हो जाती है। युबाई कहता है निकालो फोन और मेरी फोटो लो, लेकिन वो कहती है कि ना तो मेरे पास मोबाइल फोन है और मैं तुम्हारी फोटो क्यों लूंगी, मुझे तो लगा शायद तुमने मेरी फोटो लेनी है। और बस युबाई को यहाँ पर समझ जाना चाहिए था कि उसका जो स्टार्स वाला नखरा है वो ना तो ओसून के सामने चलने वाला है और ना ही इन गाँव वालों के सामने। और तो ओसून जिस तरह से फिजिकली स्ट्रांग थी, उसकी स्ट्रेंथ देखकर भी काफी हैरान होता है। उसके बाद वो उसे अपने घर में लेके आ जाती है। युबाई कहने लगता है कि मैं तो एक रिजॉर्ट में रहने वाला था, होटल में, ये कैसी जगह है। तो उसे कहा जाता है कि तुम्हें यहीं पर ही ठहराने को बोला गया है और यहाँ पर कोई होटल नहीं है। युबाई को शक होने लगता है कि कोई प्रैंक चल रहा है या फिर कोई रियलिटी शो। एक रियलिटी शो की उसे ऑफर भी हुई थी थोड़े दिनों पहले, लेकिन वो एरोगेंटली इनकार करके चला गया था। वो उससे पूछने लगता है कहाँ है हिडन कैमरास और कहाँ है तुम्हारा माइक्रोफोन, लेकिन एक्चुअली उसके पास कोई माइक्रोफोन नहीं था, और था भी था तो पुराने जमाने का एक वॉकमैन जिसके अंदर कैसेट्स लगाई जाती थी। वो वाकई लग रहा था कि 80s के दौर में दोबारा से पहुंच गया है।
अब वो उससे फ़ोन का पूछता है तो वो कहती है कि सिर्फ अमीर लोगों के घर पर होता है और हमारे गांव में एक ही जगह पर है, और वो था विलेज हेड का घर। वो उसी घर पर जाता है और वहाँ पर एक फ़ोन कॉल करने लगता है। सीईओ से कहता है कि अभी के अभी मुझे वापस बुलाओ, मैं यहाँ पर और नहीं ठहर सकता, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। और गाँव वाले तो हैरान होकर उसे देख रहे थे कि हम इसका इतना अच्छे से स्वागत कर रहे हैं, ये अनकंफर्टेबल क्यों हो रहा है। लेकिन सीईओ उससे कह देता है कि 2 वीक्स के बाद ही वहाँ पर कोई बोट आती है और तब तक तुम्हें वहीं रहना होगा। तुमने जितना तंग किया है अब तुम इसी तरह से सुधरोगे। अब युबाई बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रही थी। उस गांव में सैर करते करते वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जिस नज़ारे को देखकर वो हैरान रह गया था। ये वही था जिसकी पेंटिंग उसके बेडरूम में लगी हुई थी। लेकिन वो ज़रा भी शॉक्ड होता उससे पहले ही उसे कोई डिस्ट्रैक्ट करने वहां पहुंच जाता है, और वो थी एक गोट जो कि उसके पीछे ही पड़ गई थी, और उससे भागते भागते वो बेचारा नीचे गिर जाता है और चोट लगने की वजह से उसका पैर भी मुड़ गया था। अब उसे चला नहीं जा रहा था। तो वही हेलीकॉप्टर वाले पार्क अंकल पहुंचते हैं, उसे कैरी करते हैं और अपनी एयर एम्बुलेंस में उड़ाते उड़ाते उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं। और ये हॉस्पिटल भी काफी डिफरेंट टाइप का था। यहाँ पर जो पेशेंट आंटीज थी वो तो ऑकवर्ड थी ही थी। वहाँ की जो डॉक्टर थी वो उनसे भी 2 हाथ आगे थी। वो पहले तो उसे मजाक कर दिए कि तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा, लेकिन बाद में हंसने लगती कि जस्ट जोकिंग। और तो और ओसुन ने जो अजीब से कपड़े पहने हुए थे वो उन कपड़ों की तारीफ भी कर देती है। और युबाई बस यही सोचने लगता है कि मैं किन पागलों के बीच फंस गया हूँ। यहीं पर हमें पता चलता है कि उस डॉक्टर का किसी पर क्रश भी है, और उसी को देखते देखते वो बहुत प्यार से युबाई का पैर पकड़कर खड़ी हुई थी। इसी बीच वो उसका पैर थोड़ा सा मरोड़ती है। उसकी चीख तो निकली थी लेकिन पैर का बल बिल्कुल ठीक हो गया था। अब युबाई नहाना चाहता था लेकिन नहाने की कोई अलग से फैसिलिटीज ही नहीं थी। पता नहीं किचन में ही कोई अरेंजमेंट किया हुआ था, और शावर तो था नहीं। तो सोनू से समझाती है कि किस तरह से वो एक कप में पानी लेकर इसे नहा सकता है। और तो और दरवाजे को लॉक करने के लिए अंदर से कोई सिस्टम भी नहीं था। जैसे ही वो शर्ट उतारता है वो सुन पहुंच जाती है उसे शैम्पू देने के लिए। युबाई कहने लगता है कि मैं समझ गया, तुम अंदर ही अंदर मेरी दीवानी हो। लेकिन वो सुन वहां से निकल जाती है कि बिल्कुल पागल इंसान है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर कोई और भी पहुंच जाता है, और वो थी दादी, ओसुन की दादी, जिसने टॉप स्टार को इस हालत में देख लिया था। और टॉप स्टार बस अपनी किस्मत को ही रोता रह जाता है और कुछ भी नहीं कर सकता था। जबकि उधर सेओल में नाम जो आजकल उसके मजे थे, वो युबाई की गाड़ी को हैंडल कर रहा था उस एक्सीडेंट वाली रात से, और अब तक उसने अपने पास ही रखी हुई थी। और तो और वो इसी गाड़ी पर आजकल डेटिंग भी स्टार्ट कर रहा था और उससे लड़कियां भी पटाया जा रहा था। ओसुन की दादी बहुत स्वीट थी और उन्होंने बहुत अच्छा सा डिनर प्रिपेयर किया था। लेकिन युबाई का मूड बहुत खराब था। वो बिना डिनर किए अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन सारी रात उसे नींद नहीं आती। कभी वो स्लीपिंग पिल्स लेने के लिए पानी भरने के लिए किचन में शोर करने लगता है, तो कभी कभी मॉस्किटोज मारने के लिए। यहाँ पर वो ओसुन को भी कहता है कि तुम्हारा घर है, तुम ही आके मॉस्किटोज मारोगी। और एक मॉस्किटो मारने की वजह से युबाई की शर्ट भी खराब हो जाती है, जो कि वो उतार कर फेंक देता है कि अब मेरे किसी काम की नहीं रही। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दादी नाश्ता बनाती है, और एक ऑक्टोपस जो ओसु पकड़ कर लाई थी वो स्पेशली टॉप स्टार के लिए प्रिपेयर कर रही थी। लेकिन टॉप स्टार आज बहुत गुस्से में था। गाँव के अनाउंसमेंट स्पीकर पर लगा हुआ एक गाना जो कि टॉप स्टार को डेडिकेट किया जा रहा था उसे सोने ही नहीं दे रहा था। जब वो बाहर निकलता है तो उसी गाने पर ओसुन डांस कर रही होती है। वो उसे कहने लगता है कि अगर तुम सेओल में इस तरह के डांस करती तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाता टॉर्चर करने के जुर्म में। अब नाश्ता तो प्रिपेयर था, लेकिन युबाई कहने लगता है कि इतना सॉल्टी नाश्ता, इतना हैवी मैं कभी भी नहीं करता, और इंग्लिश में अपने नाश्ते का मेन्यू और रूटीन बताने लगता है, जो कि आगे से उन दोनों को बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। लेकिन दादी बहुत प्यार से उसे वही फिश देने लगती हैं। अब वो हाथ से पीछे करता है और गलती से वो फिश सारी गिर जाती है। ये देखकर युबाई को बुरा तो लगता है, लेकिन एरोगेंट था, सॉरी नहीं कर पाता, और ओसुन को बहुत गुस्सा आता है। अब वो अपने सर्फिंग बोर्ड को उठाकर बीच पर जाना चाहता था, लेकिन उस पर तो दादी ने फिश सुखाने के लिए रखी हुई थी। वो सारी फिश नीचे गिराता है और उसे ले जाता है। अब ओसु को बहुत गुस्सा आता है कि मेरी दादी की इतनी मेहनत पर इसने पानी फेर दिया, इतना बदतमीज इंसान है। वो गुस्से में उसके पीछे जाती है और चिल्लाकर उसे बुलाती है। उसे ऐसे ही गुस्सा आया हुआ था जैसे किसी बुल को आया हुआ होता है रेड कपड़ा देखकर। अब वो चिंगाड़ती है और पूरी पावर से उसकी तरफ भागती है। अब उसने उसे टक्कर मारनी थी, लेकिन वो अपना बोर्ड आगे कर देता है और बहुत खुश होता है। बोर्ड में दरारें पड़ गई थी, और उसके बाद अगला अटैक सीधा वो उसके सर पर करती है, और उस अटैक से वो बेचारा बेहोश हो जाता है। तो अब किसी तरह से युबाई हिम्मत करके दोबारा से खड़ा होता है और ओसुन को धमकी देने लगता है। कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन और तुम्हारे खिलाफ एक रिपोर्ट सबमिट कराऊंगा। लेकिन उस गांव में तो कोई पुलिस स्टेशन ही नहीं था।
तो वो गुस्से में आकर और भी चिंगाड़ता है और कहने लगता है, ठीक है फिर मैं अब डायरेक्ट सियोल ही जा रहा हूँ और वहाँ जाकर डायरेक्ट तुम्हें सू करूँगा मर्डर अटेम्प्ट के लिए। अब वो तुरंत ही अपना सामान पैक करता है और उस घर से निकल जाता है और जाते जाते दादी को कहता है कि आपने घर में क्या पाला हुआ है, एक ह्यूमन वेपन, इसके साथ मैं नहीं रह सकता। अब वो सीधा पहुंचता है विलेज चीफ के घर पर और वहां जाकर वो कॉल करता है डोंग चून को और उससे कहने लगता है कि अभी के अभी बता दो सीईओ को कि मेरे लिए बोट भेजे, अगर नहीं भेजेगा तो फिर मैं आऊंगा और आकर उसे खत्म ही कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हालात बहुत सीरियस हो गए हैं। एक पागल लड़की ने मुझ पर मर्डर अटेम्प्ट किया है। अब ये सब सुनकर तो सीईओ की भी हवाइयां उड़ जाती हैं। उसे भी मजबूर होकर एक शिप को ऑर्डर करना पड़ता है कि जाए और यूबाई को पिक करके ले आए, लेकिन वो खुद भी बहुत डरा हुआ था कि वापस आकर यूबाई उसका पता नहीं क्या हाल करेगा। अब यूबाई खुश हो जाता है और एकदम रेडी होकर बीच पर खड़ा हुआ था अपने सूटकेसेस के साथ, बोट का वेट कर रहा था। और कुछ आंटीज भी उसके पास आती हैं जो उसे देखकर कहने लगती हैं कि टॉप स्टार, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। हमारे गाँव में एक हैंडसम इंसान आया था जो कि अब जा रहा है। अब यहाँ से यूबाई अपने लिए कुछ जूसेस वगैरह खरीदने एक ग्रोसरी स्टोर पर जाता है, लेकिन वहाँ पर एक बच्चे से उसकी लड़ाई हो जाती है क्योंकि उस बच्चे का कहना था कि यहाँ पर जूस सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑर्डर पर आता है। अब बच्चे से वो लड़ाई कर ही रहा था कि इतने में उसे पता चलता है कि इस शॉप की ऑनर कोई और नहीं बल्कि ओसून ही है और कहने लगता है कि ये शॉप तो अपने ऑनर की तरह घटिया की घटिया ही है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सियोल में दिखाते हैं कि नामजू यूबाई की गाड़ी में एक दफा डेटिंग पर निकला हुआ था। उसने अपना फेस कवर किया हुआ था और साथ ही साथ अपनी डेट करने वाली लड़की का भी, लेकिन यहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स उनको देख लेते हैं, लेकिन उन्होंने तो बस पहचाना था यूबाई की गाड़ी की वजह से और वो यही शक करने लगते हैं कि ये फेस छुपाकर यूबाई ही किसी को डेट कर रहा है। और बस थोड़ी ही देर होती है कि जंगल में आग की तरह ये न्यूज़ भी यूबाई के खिलाफ फैल चुकी थी। और जैसे ये खबर पता चलती है सीईओ को, सीईओ बहुत गुस्से में आ जाता है। पहले तो वो नामजू की क्लास लगाता है और उसके बाद तुरंत ही ऑर्डर देता है कि शिप को बीच रास्ते से वापस मोड़ लो। अगर इस हालत में इस न्यूज़ के होते हुए आज यूबाई वापस आ गया तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा और नामजू की तो वो जान ही ले लेगा। उधर यूबाई को अब अनाउंसमेंट के थ्रू पता चलता है कि आप गाँव में वापस आ जाए क्योंकि बोट आज नहीं आने वाली। ये देखकर वो बहुत निराश होता है। अब ओसून के घर तो वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन पानी पीने चला जाता है। वहीं पर ही जैसे उसे लगता है कि ओसून आ गई है तो वो जाकर गोट वाले कमरे में छुप जाता है और ओसून उसे देख न ले, इसी डर से वो अपने आप को ड्राई ग्रास में कवर भी कर लेता है। और बकरी उसे देखकर डर रही थी और बकरी को देखकर हमारा टॉप स्टार डरे जा रहा था। इतने में सीईओ से उसकी फोन पर बात होती है और पता चलता है कि वो जो पायलट था बोट का वो सिर्फ एक ही है जो वहाँ का रास्ता जानता है और वो 2 हफ्ते बाद ही उधर पहुँचता है, इसलिए आई एम सॉरी, वो एक लंबे सफर पर जा चुका है। अब 2 हफ्ते किसी तरह काट लो। अब यूबाई किसी भी कीमत पर ओसून वाले घर में तो रहना नहीं चाहता था। वो विलेज चीफ से बात करता है और विलेज चीफ अनाउंसमेंट कर देता है। पूरे गांव को शाम को वो एक पार्टी पर बुलाता है अपने घर खाना खिलाने पर, और यहीं पर ही वो सबसे बात कर लेगा कि कौन है जो अपने घर में होस्टिंग कर सकता है यूबाई की। अब वहाँ पर बहुत सा खाना भी बना हुआ था। यूबाई बैठा हुआ था इसी इंतजार में कि उसे रहने का एक नया ठिकाना मिल जाएगा, लेकिन खाने वगैरह में उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। उसे वहाँ का खाना अनहेल्दी लगता था। और इतने में दादी भी आ रही थी ओसून को अपने साथ लेकर और यही तैयार कर रही थी कि कोई बात नहीं, तुमने उसे इतना मार लिया, एक दफा टॉप स्टार से सॉरी ही बोल दो। और फिर उन दोनों को घसीटती हुई इस पार्टी में लेकर आ जाती हैं। यहाँ पर यूबाई बहुत नखरे में बैठा हुआ था और आंखों ही आंखों में वो चैलेंज कर देता है ओसून को कि देखना अभी कितने लोग मुझे अपना गेस्ट बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे, लेकिन उनमें से एक भी शख्स हाथ नहीं उठाता। टॉप स्टार बेचारे की सारी इज्जत का फालूदा हो गया था। अब इतने में दादी के जोर डालने पर ओसून को उठना पड़ता है और वो यूबाई से सॉरी करती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया आज, अब तुम हमारे घर वापस चलो और गुस्सा थूक दो। अब वो उसके सूटकेसेस उठाकर वहां से चली गई थी। उसके पीछे पीछे यूबाई आता है और कहता है मैं नहीं माना तुम्हारे साथ जाने के लिए, तुम होती कौन हो, तुमने अभी तक मुझसे ढंग से माफी नहीं मांगी। अब ओसून दिल पर पत्थर रख के उससे प्रॉपरली अपोलोजाइज करती है। और इसी बीच वो यूबाई के काफी क्लोज हो गई थी और वो गौर से देखती है तो वो वाकई बहुत हैंडसम था। उसकी अपोलॉजी एक्सेप्ट करने के बाद बड़े नखरे में उसके साथ जाने पर रेडी हो जाता है। अब वो रात को अपना ब्रश कर रहा था और ओसून बहुत हैरान होकर खड़ी उसे देखे जा रही थी। उसे लगता है कि ये मेरी बॉडी से इम्प्रेस हो गई है और अपने और भी डोले शोले निकाल कर उसे दिखाने लगता है। वो पूछने लगती है कि क्या मैं एक दफा इसे छू सकती हूँ, और वो तुरंत ही अपना डोला आगे कर देता है। लेकिन इनफैक्ट वो उसकी बॉडी की तारीफ नहीं कर रही थी, बल्कि उसकी नजरें तो उसके टूथ ब्रश पर थी जो कि बहुत मॉडर्न था। इस तरह की चीज उसने पहली दफा देखी थी। और जब
जब यूबाई इसी तरह का ब्रश उसे भी गिफ्ट करता है तो ये लेकर बहुत खुश हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ यूबाई की गाड़ी से आज कुछ चोरी हो जाता है। कोई जाता है और एक पुराना सा केक का डब्बा वहां पड़ा हुआ था, वो चुरा कर वहां से भाग जाता है, जिसकी वजह से सीईओ को अब शक होने लगता है और वो इसी की इन्वेस्टिगेशन पर लग चुका था। उधर आज यूबाई जाकर ओसुन का कमरा देखता है जो कि उसके ग्रोसरी स्टोर के ऊपर था, और वहां पर सारी 80s की चीजें पड़ी हुई थी। वो आज भी कैसेट्स सुनती थी और उसका फेवरेट स्टार भी योंगलू था। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये तो बहुत बूढ़ा हो चुका है, ये तो पुराने ज़माने में गाने गाया करता था। लेकिन ओसुन का कहना था कि यही वो कैसेट्स हैं जो कि मेरे मम्मी डैडी मेरे लिए छोड़ कर गए हैं। और हमें पता चलता है कि एक दिन वो फिशिंग करने के लिए समुद्र की लहरों में गए थे, लेकिन कभी लौट कर वापस ही नहीं आए। उसकी ये दुख भरी कहानी सुनकर यूबाई को बहुत बुरा लगता है उसके लिए। अब वो उसे थोड़ा सा लीनियंटली बात करता है और उसके बाद वो दोनों म्यूजिक सुनते सुनते वहीं पर ही सो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग आंख खुलती है तो यूबाई ओसुन से कहने लगता है कि तुम इस दुनिया की लकीएस्ट गर्ल हो जिसके कमरे में इतना टॉप स्टार सोया है। लेकिन ओसुन तो उसे जरा भी भाव नहीं दे रही थी, तो आगे से उसे कहने लगता है कि अगर तुम अपने फेवरेट स्टार योंगलू से मिलना चाहती हो तो सिर्फ मैं ही वो इंसान हूँ जो तुम्हें उससे मिलवा सकता है। ये सुनकर तो ओसुन उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है। अब उसके बाद वो अपने लिए खुद ही आज नाश्ता बनाता है, ऐसा नाश्ता जिसमें फैट बहुत कम थी। और उसके बाद वो बीच पर सर्फिंग के लिए निकल जाता है। उसका बोर्ड अब ढंग से फ्लोट कर रहा था क्योंकि उसे ओसुन ने बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर दिया था। अब उसके बाद रात हो जाती है। आज अपने कमरे से बाहर जब वो देखता है तो ओसुन एक डिलीशियस सी डिश बना रही थी जिसमें वो तरह तरह के सॉसेस भी ऐड करती है और वेजीज भी। वो खाना हेल्दी भी था और यमी भी। उसका बहुत मन करता है वो खाने को क्योंकि उसने 2 दिन से ढंग का खाना ही नहीं खाया था। लेकिन फिर भी वो किसी तरह से अपने दिल को काबू करता है। ओसुन को डांटता है कि रात को तुम शोर मचा रही हो और अंदर चला जाता है। एक्चुअली ये दादी और ओसुन की प्लानिंग थी। उन्हें फिक्र हो रही थी कि लड़का अपने खाने का ख्याल नहीं रखता, कहीं बेहोश होकर गिर ही ना जाए। और फिर वाकई कुछ ऐसा ही होता है। नेक्स्ट डे के टाइम पर वो घर आता है। दादी को उसका चेहरा देखकर अंदाजा हो गया था और वो थोड़ी देर बाद बेहोश होकर गिर जाता है। वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं और वो उसे ड्रिप भी लगाती है। वो कहती है कि ना तो ये ढंग से कुछ खा पी रहा, इसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें और इसके साथ साथ लगता है कि इसे नींद की भी ज़रूरत है। ये सुकून के लिए स्लीपिंग पिल्स ले रहा है। ये सुनकर दादी को भी और ओसुन को भी उसकी बहुत फिक्र होने लगती है। जबकि यूबाई को सोते हुए एक सपना आता है और ये सपना लग रहा था कि उसके पास्ट की हार्श रियलिटी से रिलेटेड है। वो डर के उठ जाता है और उसके बाद अपनी ड्रिप उतार कर वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पर पहले तो जाकर वो देखता है तो ओसुन फिशिंग कर रही थी और उसके बाद वो दादी को कुछ सस्पिशियस हरकतें करते देख लेता है। वो किसी कोरियर से कोई सामान मंगवा रही थी और छुपा कर लेकर जा रही होती हैं। वो दादी को रंगे हाथों पकड़ लेता है और पता चलता है कि एक्चुअली वो तो एक सीजनिंग थी, एक मसाला था जो कि वो खाने में ऐड करना चाहती थी ताकि यूबाई शौक से खाना खा ले। उन्हें किसी ने बताया था कि शहरी लोग खाने में ये पसंद करते हैं। अब यूबाई को भी उनकी सिंसेरिटी का अंदाजा हो जाता है और वो रात को बैठकर उनके साथ बहुत अच्छे से खाना खाता है। और उसने इतने शौक से खाना खाया था कि ओसुन और दादी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और उसके बाद ओसुन उसके लिए एक जबरदस्त सा वार्म बाथ भी रेडी करती है। वो टब उसके लिए था तो बहुत छोटा, लेकिन वो किसी न किसी तरह उसमें पूरा आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ से जाते हुए ओसुन उसकी चड्डी देख लेती है जिस पर टाइगर का प्रिंट बना हुआ था। ये देख यूबाई बहुत शर्माता है और यहाँ पर वो गिरने ही वाला था कि ओसुन उसे संभाल लेती है और फिर जाते जाते ऐसी नजरों से देख रही थी कि जैसे एक लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा हो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यूबाई जब उठता है तो बहुत फ्रेश फील करता है। उसे रात को बहुत अच्छी नींद आई थी और उसके बाद वो ओसुन को खिड़की से चोरी चोरी देखे भी जा रहा था। अब फिर इसके बाद हमें एक और कैरेक्टर से मिलवाते हैं जो कि शिप का पायलट है और वो है विलेज चीफ का बेटा जिसका नाम है माडोल। और आज उसने अपने गांव में वापस आना है। माडोल के आने की जैसे ही अनाउंसमेंट होती है तो ओसुन भागती हुई जाती है उसे रिसीव करने के लिए और पता चलता है कि वो दोनों बचपन के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और जिस तरह से वो मिले थे उन्हें देखकर लग रहा था कि इनकी दोस्ती किसी और ही लेवल की है। ये देखकर एक दफा तो यूबाई भी हैरान रह जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि माडोल और ओसुन दोनों इकट्ठे ही बड़े हुए थे और ओसुन उसको अलविदा करते हुए बहुत रोई थी जब पहली दफा वो शिप का पायलट बनकर एक लंबे सफर पर जा रहा था।
और सिर्फ इतना ही नहीं था, बचपन में हमेशा से ओसुन उसे कहा करती थी कि मैं बड़े होकर तुमसे ही शादी करूंगी। और आज भी माडोल उसे यही बातें कह कह कर बहुत छेड़ता है और तंग करता है, लेकिन ओसुन ये सुनकर शर्मा जाती है और कहती है कि सब बचपन की बातें थी। अब उसके बाद दोपहर के टाइम पर वो लोग इकट्ठे बैठकर लंच करते हैं। यहाँ पर उसे अंदाज़ा होता है कि ओसुन अपनी दादी से कितना प्यार करती है। उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही रिश्ता था। दादी भी कहने लगती हैं कि इसको मैं सिर्फ एक अच्छा खाना ही बना कर दे सकती थी और मैं हमेशा से देती रही, इसकी केयर करती रही। यहाँ पर कोई अच्छा स्कूल नहीं था, इसलिए कोई हायर स्टडीज़ नहीं ले सकी, वरना शायद ये तुम्हारी तरह से फेमस और सक्सेसफुल होती, एक टॉप स्टार के जैसे। जबकि उसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली माडोल ओसुन को लाइक करता है और उसी से ही शादी करना चाहता है, लेकिन उसने ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताई। और मुझे लग रहा है कि जैसे उसकी मम्मी को ओसुन इस नज़र में पसंद भी ना आए। अब जब ओसुन एक दफ़ा फिशिंग के लिए जा रही थी तो वो अपना एक रॉड वहीं पर ही भूल जाती है। युबाई उसे वही देने के लिए जाता है और फिर वो दोनों इकट्ठे ही बीच पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ओसुन डाइविंग कर रही थी, वो बहुत देर पानी में रह जाती थी। युबाई उसकी स्ट्रेंथ देखकर काफ़ी हैरान था। वो कहती है कि मुझे पानी से बिल्कुल डर नहीं लगता। इन्हीं लहरों में मैंने अपने मम्मी डैडी को खोया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र में वो मुझे हक किए हुए हैं और मुझे कभी डर नहीं लगता। समुद्र से मुझे बड़े बड़े गिफ्ट्स मिलते हैं जो कि मुझे लगता है मेरे मॉम डैडी मुझे देते हैं। अब फिशिंग करने के बाद वो अपनी शॉप में जाती है अपने कपड़े बदलने के लिए, और यहीं पर ही बाहर पहरा देने के लिए युबाई खड़ा हुआ था। अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, वो तुरंत ही अंदर जाने लगता है, लेकिन माडोल आ जाता है जो कि उसका रास्ता रोक लेता है। और फिर उसके बाद वो लड़की बाहर आती है और दो लड़के लग रहा था कि उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर खड़े हुए हैं। उन दोनों की दोस्ती को देखकर हमेशा से युबाई बहुत जेलस हो जाता था। अब उसके बाद वो बाहर आउटिंग पर निकल जाता है और वहाँ जाकर वो अपना ड्रोन भी फ्लाई करता है और इर्द गिर्द का नज़ारा लेता है। वो काफ़ी देर तक घर नहीं लौटा था। दादी परेशान हो रही थी तो वो माडोल को उसे तलाश करने के लिए भेज देती हैं। माडोल यहाँ पर उससे कहने लगता है कि तुम होगे टॉप स्टार, लेकिन मेनलैंड के अगर सीज की बात करें तो टॉप स्टार मैं ही हूँ। मैं वहाँ पर पायरेट से भी फाइटिंग करता हूँ और मैं बहुत फेमस हूँ। और बस यहीं से ही लग रहा था कि वो दोनों ही नखरे के बहुत तेज़ हैं और एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी बन चुके हैं। ओसुन की शॉप पर एक डिलीवरी देने वाले अंकल आया करते थे और वो हमेशा उसे बहुत प्यार से ट्रीट करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं तुम्हारे डैड का बेस्ट फ्रेंड हूँ और बिल्कुल तुम्हारे डैडी जैसा ही। अब शाम को गांव में एक पार्टी अरेंज होती है माडोल को वेलकम करने के लिए। वहाँ पर वो गाना भी गाता है, सबको बहुत इम्प्रेस करता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर युबाई ने कुछ सस्पिशियस सा फील किया था कि जैसे कोई उन लोगों पर नज़र रखे हुए है, लेकिन वो उसका सिर्फ शैडो ही देख पाता है। और इतने में उसे एक आइडिया क्लिक करता है, और वो ये था कि कल माडोल वापस कैसे आया था। ये भी तो उसी बोट के ड्राइवर के साथ आया था जिसके बारे में सीओ ने मुझे कहा था कि वो 2 हफ्ते बाद ही वापस आएगा, लंबे सफर पर चला गया है। तो उसे समझ आ जाती है कि वापसी का रास्ता मुझे खुद ही तलाश करना होगा। वो माडोल को साइड पर बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे यहाँ से जाने के लिए एक बोट अरेंज कर दो। लेकिन वो कहने लगता है कि वो तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ? क्या तुम मेरे कोई फ्रेंड लगते हो? अगर पैसे से मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मुझे पैसे का कोई लालच नहीं। और वो उसे एक चैलेंज कर देता है और उसके बाद वो दोनों आर्म रेसलिंग करते हैं। यहाँ पर माडोल थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रांग था, लेकिन ज़्यादा स्मार्ट तो युबाई ही निकलता है, जो उसके कान के पास जाकर कहता है कि मैं ओसुन के साथ सोया हुआ हूँ। और बस इसी बीच माडोल से गलती होती है और युबाई जीत जाता है। अब हर कोई उसी को ही चीयर कर रहा था कि ये कितना स्ट्रांग है, लेकिन जाते जाते वो माडोल को ये ज़रूर बता जाता है कि हाँ, सोया ज़रूर हूँ उसके कमरे में, पर हमारे बीच कुछ हुआ नहीं था। अब उसके बाद युबाई घर आ जाता है। उसे पता चलता है कि डिनर के बाद माडोल मिलने के लिए आया है और उसने आकर ओसुन को कुछ गिफ्ट्स भी दिए हैं। अब वो उनकी बातें भी चोरी चोरी सुन रहा था। उसे डर था कि इनके बीच कुछ होना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर नेक्स्ट डे किसी बात पर ओसुन की और युबाई की आपस में बहस हो जाती है। वो कह रही थी कि मैं तुमसे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती, तुम चाहे कितने ही बड़े टॉप स्टार क्यों ना हो। और वो तुरंत ही उसके सामने आता है और उसे दीवार से लगाकर उससे कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है क्या मेरी पर्सनैलिटी नहीं है? मैं हैंडसम नहीं हूँ? और वो तो उसे बस देखती ही देखती रह जाती है। उसे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी और युबाई को उसका जवाब मिल चुका था। जबकि उधर सियोल में सीओ इन्वेस्टिगेट कर रहा था और वो एक सुपरस्टार गर्ल से मिलता है। उसे लगा था कि शायद युबाई ने इसी लड़की के लिए अवार्ड शो वाली रात को केक खरीदा था, कहीं उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं। लेकिन वो साफ इनकार करके वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि मुझ में भी युबाई से कोई कम नखरा नहीं है।
जबकि उधर ओसून माडोल का दिया हुआ मेकअप अपने ऊपर अप्लाई कराती है जाकर डॉक्टर से और बहुत अच्छा सा अपनी तरफ से रेडी हो जाती है। लेकिन जैसे ही घर लौटती है उसे सबसे पहले यूबाई देखता है। जो उसे देखता है तो उसकी हंसी ही नहीं रुकती और उसे कहने लगता है कि तुम 70s के ज़माने के थिएटर की हीरोइन लग रही हो। अब उसका इतना मजाक सुनकर उस बेचारी को अपना फेस वॉश करना पड़ता है और यूबाई आकर उससे पूछने लगता है कि तुमने अपना मेकअप क्यों डिलीट कर दिया, मुझे थोड़ा और हंसने देती। आज वो उसके लिए किम्बप बना रही थी, लेकिन ये डिश देखते ही पता नहीं क्यों यूबाई को गुस्सा आ जाता है, कुछ अपनी पास्ट की यादों की वजह से। वो उस पर चिल्लाता है और वहां से निकल जाता है। उसे फिक्र थी कि खाना नहीं खाएगा फिर फेंट हो जाएगा, लेकिन वो बोलने लगता है कि तुम्हें मेरी क्यों फिक्र है, मुझे बस यहाँ से जाने दो। और इसके साथ ही उसे पास्ट की यादें आने लगती हैं। जब वो एक टीनेजर था तब से ही वो एंटरटेनमेंट की दुनिया में एंटर हो चुका था। उसकी मामा उसके लिए एक दफा किम्बप ही बना कर लाई थी और वो बेचारा उस वक्त किसी फैन के अटैक की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट था और बहुत डरा हुआ। वो अपनी मम्मी से कहता है कि मैं और ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन मम्मी उसे ऐसा करने से रोक देती हैं। मम्मी ने अपना एक नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया था जिससे वो जल्दी शादी करने वाली थी और इसके साथ साथ वो सीईओ को भी कह देती हैं कि मैंने यूबाई के नाम पर बहुत पैसा पकड़ा हुआ है, काम तो इसे करना ही पड़ेगा। यूबाई बहुत हर्ट होता है क्योंकि उसकी रियल फीलिंग्स देखने वाला कोई भी नहीं था और वो अपनी मम्मी से कहता है ठीक है, मैं एंटरटेनमेंट नहीं छोड़ूंगा, एक दिन आपको टॉप स्टार बनकर दिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आना मेरे सामने दिखावा मत करना इस झूठी केयर का। और उनका लाया हुआ खाना फेंक देता है। अब उसे अफसोस तो बहुत होता है और वो जाकर ओसून से सॉरी करना चाहता था कि बेवजह ही उस पर गुस्सा कर दिया, लेकिन इतने में वहां पर माडोल आ जाता है और उससे कहता है कि तैयार रहना, कल सुबह 9 बजे तुम्हारे लिए बोट आ जाएगी। अब वो रात को अपनी पैकिंग कर रहा था, लेकिन एरोगेंट होने की वजह से वो जाकर ओसून से सॉरी नहीं कर सका था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जाने लगता है तो दादी उसको कुछ खाना पैक करके देती हैं कि सफर में तुम्हारे काम आएगा, और ये भी बताती हैं कि तुम्हारे लिए कुछ डाइव करके गिफ्ट लेने के लिए गई हुई है ओसून, जाते जाते उससे बीच पर मिल लेना। वो जाता है और वो उसके लिए सी अर्चन लेकर खड़ी हुई थी। उससे कहती है कि इसकी स्किन पर थॉर्न्स होते हैं लेकिन इसका मीट बहुत सॉफ्ट होता है, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, जैसे तुम अंदर से सॉफ्ट हो और ऊपर से थॉर्न्स रखते हो, तुम सी अर्चन की नेचर के हो। और यूबाई हैरान था कि मुझे इतनी जल्दी इतने अच्छे से कैसे पहचान चुकी है। इतने में वो दोबारा पानी में डाइव कर दिया। बहुत देर हो गई थी वो बाहर नहीं निकली थी। यूबाई को लगता है कि कहीं इसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंच गया। वो बिना कुछ सोचे समझे पानी में डाइव लगा देता है और जब बाहर निकलता है तो पता चलता है कि ओसून तो किनारे पर बैठी हुई थी। वो आते ही उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे क्यों डरा दिया, मुझे लगा तुम्हें कोई नुकसान पहुंच चुका है, तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े भी भीग गए, मैंने तो आज वापस जाना था। ओसून उससे कहने लगती है कि ये सब तुम्हारी अपनी गलती थी, मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है, तुम क्यों बेवजह मुझ पर गुस्सा करते हो। और बस यूबाई वहां से चुपचाप निकल जाता है। अब ओसून काफी गुस्से में खड़ी उसे बुरा भला बोल रही थी। देखती है तो वो उसी के ही घर पर पहुंचा हुआ था और उससे कहने लगता है कि मेरे पीठ पीछे मुझे बुरा कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। और ओसून तो बस हैरान थी कि तुम्हारी बोट तो आ चुकी होगी, तुम वापस क्यों आ गए, क्या कुछ भूल गए हो। लेकिन वो बोलता है कि तुम अब मेरी दुनिया में एंटर हो चुकी हो। अब ओसून तो उसे देखकर और उसकी बात सुनकर बस हैरान ही हो रही थी कि वो आगे से उसे कहने लगता है कि तुम कुछ भी सोचने से पहले सिर्फ मेरी बात सुनो। मेरे जैसा पर्सन जो कि एक फैंटेसी है, बिल्कुल एक यूनिकॉर्न की तरह, वो तुम्हारे घर में आकर इस गाँव में रह रहा है, इससे बड़ा ऑनर तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। बस इतना ही कहकर वो अंदर चला जाता है। और फिर इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं उस अवार्ड शो वाली नाइट को। उस वक्त यूबाई अपने अवार्ड शो के लिए तैयार हो रहा था और अपने स्टाइलिस्ट पर गुस्सा भी कर रहा था क्योंकि उसने उसके लिए अच्छे ड्रेसेस सिलेक्ट नहीं करे थे। वो स्टाइलिस्ट आज कुछ परेशान दिखाई दे रही थी और उसका असिस्टेंट बताता है कि एक्चुअली इसकी मम्मी की सर्जरी है, इसलिए ढंग से काम भी नहीं कर पा रही। ये सुनते ही यूबाई सैड हो जाता है और उसे तुरंत ही छुट्टी दे देता है। और फिर उसके बाद उसे अपनी मम्मी का ख्याल आता है। वो जाता है और एक जगह बर्थडे केक खरीदता है और ये लेकर वो सीधा जाता है अपनी मम्मी वाले घर पर। वहाँ पर वो जैसे ही ऊपर पहुँचता है तो उनकी बातें उसने चोरी चोरी सुन ली थी। उनके पास पैसे की बहुत कमी थी और वो एक जॉब के लिए आजकल कोशिशें कर रही थी। अब ये सब सुनने के बाद यूबाई को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बहुत निराश हो गया था। वो दिन रात काम करता था, इतने सालों से जितना भी पैसा कमाता था अपनी मम्मी को बहुत पैसे भेजता था, लेकिन उसकी मम्मी ने उसके स्टेप डैड के हाथों धोखा खाया था और उनकी सारी दौलत लूट कर चला गया था। ये सब सुनकर यूबाई को बहुत अफसोस होता है क्योंकि वो कभी इस फील्ड में आना ही नहीं चाहता था। खुद के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था सिर्फ अपनी मम्मी के सुकून के लिए और उनसे भी सुकून छीन लिया गया था।
बस इसी वजह से वो रोता धोता किसी तरह से अवार्ड सेरेमनी में पहुंच तो गया था। और वहां जाकर जब उन्होंने उसे एक गुड डे बोला था तो ये गुड डे तो उसके लिए था ही नहीं। इसी वजह से उसने एक इमोशनल सी स्पीच दे दी थी। अब वो इन सब यादों से बाहर आता है और उसे ओसोन के साथ अपनी लाइफ बहुत स्पेशल फील हो रही थी। वो बार बार उसे देख रहा था, लेकिन जब वो उसे नोटिस करती है तो उसे कहता है कि तुम मेरी सीनरी के अंदर एंटर हो रही हो, प्लीज़ साइड पर हो जाओ। अब थोड़ी देर बाद ओसोन कुछ पकौड़े वगैरह बना रही थी। ये देखकर युबाई का बहुत मन करता है खाने को, लेकिन वो कहती है कि तुम भी खा सकते हो, लेकिन स्पेशली ये मैं बना रही हूँ माडोल के लिए। अब ये सुनते ही युबाई का बेशक दिल तो बहुत कर रहा था, लेकिन वो उन पकौड़ों को हाथ भी नहीं लगाता। और यहाँ पर माडोल उसे काफ़ी छेड़ता भी है और कहता है कि इस वक्त तुम्हारी शक्ल बिल्कुल इस बकरी से मिल रही है जो कि दूर खड़ी इन पकौड़ों को सिर्फ देखे जा रही है। और फिर उससे पूछता भी है कि तुमने इतनी दूर से बोट स्पेशल मंगवाई और फिर उसे वापस भी भेज दिया, क्या वजह है, माइंड क्यों चेंज किया। लेकिन वो आगे से कहने लगता है कि हम इतने क्लोज नहीं कि मैं तुम्हें इतनी क्लोज बात डिस्क्लोज करूं। अब माडोल को उसकी मम्मी बुला लेती हैं और जाते जाते ओसोन ने सारे पकौड़े उसी को दे दिए थे। इस बात पर युबाई को बहुत गुस्सा आता है। जबकि उधर सियोल में सीओ को पता चल जाता है जब वो जाकर युबाई की मम्मी से मिलता है कि उस रात उसने बर्थडे केक अपनी मम्मी के लिए ही खरीदा था और वो बहुत दुखी हो गया था जब उसे मम्मी के हालात पता चले थे। वो इस उम्र में भी अब मेहनत करने पर मजबूर थी और युबाई का इतना मेहनत से कमाया हुआ सारा पैसा उसके स्टेप डैड लूट कर चले गए थे। अब ओसोन तो काम पर निकल गई थी, जबकि युबाई जाकर उसके कमरे में बैठ जाता है, उसकी चीज़ें देख रहा था। यहाँ पर बैठे बैठे उसे नींद आ गई थी। जब आँख खुलती है तो सामने ओसोन बैठी हुई थी और वो भीगे बालों में थी, उसी वक्त नहा कर आई थी। उसे इस लुक में देखकर युबाई को कुछ ऑकवर्ड सी फीलिंग आने लगती है। वो कहता है इस तरह से भीगे बालों में तुम लड़के के सामने कैसे बैठ सकती हो, क्या तुम्हें कुछ मैनर्स नहीं, पता नहीं तुम लड़कों के बारे में जानती भी हो कि नहीं। वो आगे से कहने लगती है कि लड़के और लड़की में ऐसा भी क्या डिफरेंस है, क्या इनकी थिंकिंग डिफरेंट होती है। वो बोलता है हाँ ऐसा ही है, चाहो तो इस पर रिसर्च करके देख लो। उधर सीओ बहुत अफसोस में बैठा हुआ था। उसका युबाई से बड़ा पुराना रिश्ता था। वो समझ जाता है कि युबाई बहुत हर्ट था, तभी तो इसने इतनी उल्टी सीधी हरकतें की थी उस अवार्ड शो के बाद से, और मैंने उसे एग्जाइल कर दिया, इतनी दूर भेज दिया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। और इतने में नामजो को कॉल आती है युबाई की। वो उसे कहता है कि मुझे अपने घर से कुछ चीज़ें मंगवानी है, क्या तुम मुझे पार्सल कर दोगे यहाँ पर, और उसे अपने घर का पासवर्ड दे देता है। जबकि उधर ओसोन उसे और तो कुछ समझ नहीं आती, तो वो सीधी चली जाती है डॉक्टर के पास। उससे कहने लगती है कि लड़के लड़कियों की सोच में क्या फ़र्क होता है, मैं कुछ रिसर्च करना चाहती हूँ। वो आगे से उसे कहने लगती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक बुक देती हूँ, तुम्हें वो बुक बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन इसे अकेले में पढ़ना, किसी को ना बताना कि मैंने तुम्हें दी है। अब रात को ओसोन चोरी चोरी टॉर्च की रोशनी में वो बुक पढ़ रही थी, जो कि एक रोमांटिक नॉवल लग रहा था और उसका नाम था अ नाइट विद अ वाइल्ड वुल्फ। अब उस नावल में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी जो ओसोन के लिए बिल्कुल नई थी, और वो कुछ नए ही ढंग से सोचने लगती और सोचती है कि मैं कितनी मासूम हुआ करती थी, ये लाइफ और ये मैन, ये कितने ऑकवर्ड हैं। अब उसके बाद अगली ही सुबह जैसे ही मॉर्निंग वॉक करने के बाद युबाई वापस आता है तो उसे देख देख कर ओसोन हैरान हो रही थी। उसके देखने का ढंग ही कुछ बदल चुका था। उसे बार बार उसके बाइसेप्स नज़र आ रहे थे, और वो जब खुद पर स्प्रे करता था या फिर अपने पर पानी डालता था उसे वो बहुत सेक्सी और हॉट दिख रहा था। और बस उसी बुक के डायलॉग्स दिखाई दे रहे थे। वो सोचने लगती है कि मेरा दिमाग ख़राब इसी बुक ने किया है, मैं उठाकर ये बुक ही फेंक दूंगी। अब वही बुक वो डॉक्टर को वापस लौटाने के लिए जा रही थी कि इतने में वो गिर जाती है और यहाँ पर युबाई उसे संभाल लेता है। अब उसके हाथ से शॉक की वजह से वो बुक गिर जाती है और युबाई के हाथ लग जाती है। अब वो वही बुक देख रहा था और उससे कह रहा था कि तुम तो बहुत नॉटी हो, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी चीज़ें पढ़ती हो। वो बेचारी बहुत कहती है कि लाइफ में पहली दफ़ा पढ़ी है और उसे वापस छीनना चाहती थी। वो नहीं दे रहा था कि इतने में माडोल आ जाता है और वही बुक उसे वापस लौटा देता है। लेकिन जैसे ही बुक का टाइटल देखता है वो भी हैरान रह जाता है और कहने लगता है कि ये कैसी चीज़ें पढ़ रही हो। अब माडोल अकेले में जाता है और जाकर ओसोन से पूछने लगता है कि ये सब क्या था। तो वो कहती है कि मैं एक्चुअली मैन पर थोड़ी सी रिसर्च कर रही थी और उस बुक में तो बहुत स्ट्रेंज बातें लिखी हुई थी। माडोल उससे कहता है कि असल में ऐसा नहीं होता, हर मैन वाइल्ड नहीं होता, इवन के
जब लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो उससे बहुत डरता है, उसके रिजेक्शन से डरता है और शर्माता है, कभी कभी तो प्रपोज भी नहीं कर पाता। एक्चुअली वो अपने मन की बात बोल रहा था। जबकि यू बाय को भी उसी बुक के 2-3 डायलॉग्स याद हो गए थे। वो सोच सोच कर वो हंस रहा था कि रात को उसके कमरे में ओसून आती है और बहुत नोटी सी स्माइल के साथ उसे कहती है कि मेरे पीछे पीछे चलो और तुम्हें ऐसा नज़ारा दिखाऊंगी जो तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। अब वो सोचने लगता है कि ये लड़की तो बहुत बोल्ड हो गई है एक ही बुक पढ़ने के बाद। फिर उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे इतना लाइक करती हो या फिर जवानी की भावनाओं में बह चुकी हो। वो आगे से कहने लगती है कि कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, इस वक्त रात को हम क्रैब पकड़ने के लिए जा रहे हैं क्योंकि दिन टाइम पर उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और मुझे लगता है तुमने ये एक्सपीरियंस पहले कभी भी नहीं किया होगा। अब वो उसे अपने साथ बीच पर ले जाती और वो दोनों इकट्ठे बहुत इंजॉय करते हैं वहाँ पर क्रैब्स पकड़ते हुए। जबकि उधर नामजो उसे तो अब यू बाय के घर का पासवर्ड भी मिल गया था और वो उसके शानदार से अपार्टमेंट की सारी लग्जरीज को बिना झिझक एंजॉय कर रहा था और सोच रहा था जब मैं टॉप स्टार बनूंगा तो ऐसे ही लाइफ जीऊंगा। जबकि टॉप स्टार उधर एक बाल्टी में क्रैब्स उठाए और सोन के साथ वापस जा रहा था और सोन उससे कहती है कि उस दिन किम्बप को देखकर तुम्हें बहुत गुस्सा आया था, क्या कुछ बुरी यादें हैं तुम्हारी। अब वो उसे सारी कहानी तो नहीं सुनाता लेकिन इतना इशारा जरूर दे देता है कि उसकी पास्ट लाइफ कोई आसान नहीं रही थी। जब वो आ रहे थे तो उन दोनों को माडॉल भी देख लेता है और वो इकट्ठे उनको देखकर इस तरह से बहुत जेलस होता है और वो सोन से कहता है कि मुझे साथ ले जाती क्रैब्स पकड़ने के लिए। लेकिन यू बाय कहता है कि तुम सोते हो तो सोए रहो, मेरे लिए इसने क्रैब्स बनाने हैं, तुम्हारे लिए सिर्फ पकौड़े थे उन्हीं पर गुजारा करो। जबकि उधर नामजो उसके हाथों यू बाय का फेवरेट रोबोट खराब हो जाता है और वो बहुत डर रहा था कि वो आकर मेरी बहुत पिटाई लगाएगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग टॉप स्टार घर पर देखता है तो बहुत सारे खाने पक रहे थे, कोई तैयारी चल रही थी। वो सोचता है कि क्या आज फिर पार्टी हो रही है, लेकिन इतने में उसे पता चलता है कि पार्टी नहीं है बल्कि ओसोन के मम्मी डैडी की आज डेथ एनिवर्सरी है और इसीलिए वो लोग खाने पका रहे थे। लेकिन उसी टाइम पर विलेज चीफ कहीं गुम हुआ था। उसकी वाइफ उसे बहुत ढूंढती है, इवन के वो नो एंट्री एरिया में भी घुस जाती है, लेकिन उसे अपने हस्बैंड का कुछ पता नहीं चल रहा था। अब शाम को जब रिचुअल स्टार्ट ही होने वाले थे तो उसी टाइम पर वो पहुंच जाती है और बताने लगती हैं कि चोय गायब हो गया है, जो कि माडोल का डैड था। अब सारे उन्हें तलाश करने निकल जाते हैं। एक्चुअली वो अपने बोट में पड़े हुए थे उस वक्त ड्रंक होकर। आज वो बहुत सैड थे इसलिए उन्होंने इतना ड्रिंक कर लिया था। असल बात यह है कि ओसोन के मम्मी डैडी और मिस्टर चोय तीनों उस दिन फिशिंग करने निकले थे, लेकिन मिस्टर चोय उसके मम्मी डैडी को बचा नहीं सके थे और ना ही कभी वो उनकी बॉडीज वापस लेकर आ सके थे, इसलिए वो आज बहुत ड्रिंक करते हैं। लेकिन दादी उन्हें समझाती है कि मैं सुकून में हूँ, तुम्हें उनकी बॉडीज नहीं मिली कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम ड्रिंक ना करो और अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, गिल्ट फील ना करो। उनकी मौत इसी तरह लिखी हुई थी। आज ओसोन बहुत सैड थी अपने मम्मी डैडी को याद करते हुए। इस तड़प का अंदाजा यू बाय भी लगा सकता था, उसने भी अपने डैड को खोया था। अब वो सेरेमनी खत्म होने के बाद यू बाय देखता है कि ओसोन घर से बाहर जा रही है। वो जाती है और अपने आप को पानी की लहरों में छोड़ देती है। एक्चुअली इस पानी से उसे लगाव इसलिए था क्योंकि यहीं पर ही उसके मम्मी डैडी को उसने खोया था। उसे इस तरह से देखकर यू बाय को भी कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। एक दफ़ा जब वो टीनेजर था वो अपनी मम्मी से मिलने के लिए गया था। उस दिन उसके डैड की डेथ एनिवर्सरी थी, लेकिन वो ये देखकर शॉक रह जाता है कि मम्मी ने वहाँ पर किसी और को मिलने के लिए बुलाया हुआ था और वो था उसका होने वाला स्टेप डैड। ये देखकर वो बेचारा बहुत निराश होता है और बहुत देर बारिश में भीगता रहता है। उसकी लाइफ भी बहुत लोनली थी। आज उसे लग रहा था कि ओसोन भी इसी तरह के टॉर्चर से गुजर रही है जैसे मैं गुजरा था। वो जैसे ही पानी से निकलती है वो तुरंत ही उसे हक कर लेता है और बस रोने लगता है। अब थोड़ी देर बाद उसे जब होश आता है तो वो एकदम वियर्ड सी एक्टिंग करने लगता है। लेकिन उसी टाइम पर कोई उनको देख रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि माडॉल था, जो कि अपने साथ प्रपोजल की रिंग भी लिए फिर रहा था ओसोन के लिए। अब ओसोन वापस आ जाती है और दादी उससे कहने लगती हैं कि मेरा दिल तब सुकून में आएगा जब तुम्हें कोई अच्छा सा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। मेरी ज़िंदगी पता नहीं कितनी है, अगर तुम शादी कर लोगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही यू बाय उठता है वो अपनी खिड़की से देखता है कोई पर्दे के पीछे बहुत अच्छा डांस कर रहा था। उसे लग रहा था कि ये ओसोन होगी, लेकिन देखता है तो वो दादी होती हैं। इतने में कुछ शोर की आवाज़ें आती हैं और पता चलता है कि एक्चुअली उनके गांव में एक माउंटेन है, उसके ऊपर कोई आदमी रहता है और वो कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें और शोर भी करता है, लेकिन वो अपने एरिया में किसी को आने नहीं देता। वहाँ पर उसने नो एंट्री का बोर्ड भी लगाया हुआ है।
अब यूबाई जाता है और ओसुन उस टाइम पर अपनी शॉप पर बैठी हुई थी। उसके सामने एक पॉट रखता है और उसका सर लगने से उस पॉट में डेंट पड़ गया था। अब वो उसे कहती है कितना नुकसान कर दिया मेरा, इसकी कंपनसेशन करो। और वो कंपनसेशन के बहाने अपना कीमती ब्रेसलेट उतारता है और उसके हाथ में पहना देता है। फिशिंग करने की वजह से उसके हाथ पर काफ़ी चोटें लगी हुई थी। वो कहने लगता है कि खुद को हर्ट ना करना और इस ब्रेसलेट का हमेशा बहुत अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि ये इनवैल्यूएबल है। कोरिया के सबसे बड़े डिजाइनर ने इसे डिजाइन किया था और उसे अपनी निशानी के तौर पर वो ओसुन को दे चुका था। अब थोड़ी देर बाद वो देखता है तो वहाँ पर माडोल आ जाता है जो बहुत अच्छे से रेडी था। ओसुन उससे पूछने लगती है तो पता चलता है कि आज वो एक ब्लाइंड डेट पर जा रहा है मेन आइलैंड पर। यूबाई बहुत जेलस होता है कि अपनी ब्लाइंड डेट पर ये ओसुन को क्यों साथ लेकर जा रहा है। उसे रोकने की तो कोशिश करता है लेकिन फिर रोक नहीं पाता। अब वो घर पर सैर बैठा हुआ था कि उससे बड़ा शौक उसे मिलता है। उसकी डिजाइनर जीन्स जो कि जगह जगह से फटी हुई थी, दादी ने उसे पंक्चर लगा दिए थे और वो भी एक रेड कलर के कपड़े से। कहने लगती है किस तरह से अब तुम्हारी बॉडी कोई नहीं देख सकेगा, तुम कवर्ड रहोगे। उधर ओसुन और माडोल दोनों उस दूसरे जजीरे पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर माडोल का एक बटन टूटा हुआ था। ओसुन उसे फिक्स करने लगती है। वो उससे पूछता है कि अगर तुम ब्लाइंड डेट पर होती मेरे साथ तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेती। तो वो कहने लगती है कि तुम इतने हैंडसम और इतने अच्छे हो कि तुमसे किसी भी लड़की को प्यार हो सकता है। और वो जैसे ही धागा काटने के लिए उससे क्लोज आती है तो यूं लगता है माडोल को कि जैसे उसका दिल अभी बाहर निकल आएगा। और उसी टाइम पर घर पर यूबाई बेचारा, उसकी भी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, ये सोच सोच कर कि वो दोनों अकेले गए हुए हैं। यहाँ पर बातों बातों में उसे पता चलता है कि मिस्टर पार्क बता रहे थे कि मेरी वाइफ सियोल के एक लड़के से प्रपोज होने ही वाली थी कि मैंने एंड टाइम पर इसे डेट पर बुला लिया, अपने साथ भगा के ले गया और फिर उसके बाद ये मेरी ही होकर रह गई। अब यूबाई को लग रहा था कि ये तो बिल्कुल मेरी और ओसुन की कहानी जैसे है और आज माडोल उसे अपने साथ ले गया है। अब वो गुस्से में दादी के काम में हेल्प करने लगता है, कोई चीज़ें क्रश करने के लिए। और साथ ही साथ मिसेस पार्क से कहने लगता है कि अगर आप उस टाइम पर सियोल के लड़के की ऑफर एक्सेप्ट कर लेती तो आज एक लग्जरी सी लाइफ आप सियोल में गुजार रही होती। ये सुनकर वो भी सोचने लगती हैं कि हाँ, मेरी लाइफ डिफरेंट तो बहुत होती। अब ये सुनकर मिस्टर पार्क को इतना गुस्सा आता है कि वो जल्दी में बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ लगाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। उधर माडोल की मम्मी की तरफ से अरेंज की हुई ब्लाइंड डेट अब स्टार्ट हो चुकी थी, जबकि ओसुन साइड पर बैठी उनको देख रही थी और वो यहाँ पर यूबाई की याद में एस्प्रेसो मंगवा लेती है जिसका टेस्ट उसे ज़रा भी पसंद नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर माडोल उस लड़की को साफ साफ बता देता है कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ और वो लड़की सामने ही बैठी हुई है। अब इस तरह से उसकी ब्लाइंड डेट ओवर हो जाती है, लेकिन जाकर वो ओसुन को कहता है कि वो लड़की मुझे रिजेक्ट कर गई। उधर यूबाई को ज़रा सुकून नहीं आ रहा था। वो जाता है और ओसुन की याद में उसे कमरे में बैठ जाता है। यहाँ पर उसकी एक डायरी देखता है तो उसे पता चलता है कि एक दफ़ा वो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देने के लिए गई थी, लेकिन ऐसा हुआ था कि उसे अपनी दादी की फिक्र हो रही थी कि वो अकेली रह जाएंगी। इसी वजह से वो एग्ज़ाम बीच में छोड़कर वापस आ गई थी क्योंकि उसने अपनी दादी के साथ रहना था। उसकी लाइफ में एक रिश्ता था जो बहुत प्रीशियस था। उधर माडोल बहुत डरा हुआ था। वो एक दफ़ा बहाने बहाने से पूछता है ओसुन से कि तुम्हारी मेरे बारे में क्या फीलिंग्स है। तो वो उससे कह देती है कि जितना मुझे दादी से प्यार है उतना ही तुमसे भी है, तुम मेरी फैमिली हो, बिल्कुल एक रियल ब्रदर की तरह। और हाँ, जब तुम्हारी शादी हो जाए तो अपनी वाइफ को ला के मुझे भूल ना जाना कि तुम्हारी एक छोटी सिस्टर भी है। अब ये सुनकर बेचारा माडोल बहुत डर जाता है कि ये मुझे भाई समझती है और मैं इसे प्रपोज करने चला हूँ। अब जब वो लोग वापस जाने लगे थे तो वहीं पर ही बोट का ड्राइवर आकर उनको बताता है कि आज वो लोग वापस नहीं जा सकेंगे क्योंकि टाइड्स बहुत ऊंची हैं और हवाएं बहुत तेज, इसलिए आज रात उन्हें इसी आइलैंड पर बितानी होगी। जबकि उधर यूबाई को भी थोड़ी देर बाद ये खबर हो जाती है कि माडोल की ब्लाइंड डेट भी फेलियर रही थी और उसके बाद आज वो लोग बोट से वापस भी नहीं आ सकेंगे क्योंकि टाइड्स बहुत ऊंची हैं, कल वापस आएंगे। अब ये सुनते ही यूबाई सर से लेकर पैर तक भुन के रह जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक बोट में बैठा हुआ था, उसने स्पेशल अरेंज कराई थी और बहाना ये किया था कि आज ही के आज मुझे नई जीन्स खरीदने के लिए जाना है। एक्चुअली उसे लग रहा था कि अगर आज रात ओसुन और माडोल ने इकट्ठे बिता दी तो फिर उसके बाद उसका कोई चांस नहीं बनेगा, माडोल उसे कहीं प्रपोज ही ना कर दे और वो पीछे रह जाए। उधर माडोल और ओसुन दोनों क्राउके में खड़े बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, जबकि उसी शहर में यूबाई भी पहुंच चुका था जो कि जगह जगह उन्हें तलाश करने में लगा हुआ होता है। और इतने में वो थोड़ी देर बाद देख लेता है कि वो दोनों एक मोटेल में जा रहे हैं। माडोल तो काफ़ी शर्मा रहा था, लेकिन ओसुन बिल्कुल सीधी सादी सी लड़की थी, उसे कुछ भी ऑकवर्ड नहीं लग रहा था। वो कहने लगती है कि तुमने 2 कमरे क्यों ले लिए, देखो इतना बड़ा बेड है, हमारे लिए काफ़ी होता।
और वो आगे से कहने लगता है कि देखो मैं एक जेंटलमैन हूँ, लेकिन आंधा किसी लड़के से बेड या बेडरूम शेयर करने की बात पर मत आना। और उसे टीवी देखने के लिए कहकर खुद निकल जाता है। अब वो टीवी देखती है। पहले तो नामजो का एक सीन कोई ड्रामे का चल रहा था, उसे बड़ा हैंडसम लगता है। और उसके बाद वो देखती है तो यूबाई एक एस्प्रेसो का ऐड कर रहा था। वो देखती है तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं कि ये कितना हैंडसम लग रहा है। उधर यूबाई, उसे लग रहा था कि आज मेरी हर चीज़ दाव पर लगी हुई है। वो तुरंत ही कॉल करता है सेउल में और नामजो और सीओ से कहकर एक अरेंजमेंट करा लेता है। जबकि थोड़ी देर बाद ओसुन के कमरे के बाहर कोई आता है और उसे कहते हैं कि तुम्हारा कोई नीचे वेट कर रहा है। जब वो नीचे आती है तो एक स्पेशल ड्राइवर और गाड़ी उसके लिए रेडी खड़ी थी। यूबाई ने उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाया था। वो वहाँ जाने लगती है और माडोल वो हिम्मत करके उसे प्रपोज करने के लिए जैसे ही पहुंचता है तो उसके दरवाजे के बाहर लिखा हुआ था, थैंक यू, तुम वाकई एक जेंटलमैन हो। और साफ लग रहा था कि ये कोई और नहीं बल्कि यूबाई ही लिख कर गया होगा। उधर वो सोम देखती है तो यूबाई बहुत हैंडसम सा फ्लावर्स के बीच उसके लिए खड़ा हुआ था रेडी होकर। जब वो उसके पास पहुंचती है तो वो एक चुटकी बजाता है और वहाँ फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। वो कहने लगता है कि मैं एक टॉप स्टार हूँ और तुम्हारे कहने पर मैं आसमान से तारे भी गिरा सकता हूँ। तुम्हें बताया था ना कि तुम मेरी दुनिया में एंटर हो चुकी हो, अब मैं तुम्हें इस दुनिया से जाने नहीं दूंगा। और ये कहते हुए वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। उसने आंखें बंद कर ली थी, इसका मतलब है कि उसकी तरफ से यस थी। तो गाइस अब जैसे ही यूबाई ओसुन को किस कर लेता है, थोड़ी देर बाद ओसुन को होश आता है कि मैं क्या कर बैठी। वो उसे पीछे धक्का देती है और इसके साथ साथ उसने कुछ ऐसी बातें की थी जिस पर उसने उसके सिर में एक टक्कर भी दे मारी थी। एक्चुअली यूबाई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। उससे कहने लगता है कि क्या हुआ, अगर मैं किसी भी लड़की को प्रपोज करता तो वो मुझे तुरंत ही यस कर देती, तुम्हें क्या हो गया है। लेकिन ओसुन कहने लगती है ठीक है फिर जाओ और सेउल की किसी भी लड़की को तुम प्रपोज कर दो, मुझ जैसी कंट्री बम्पकिन को नहीं। वो पूछने लगता है कि तुम्हें क्या पसंद नहीं आया, या किस या कन्फेशन। और अब वो बेचारी कंफ्यूज हो गई थी और इन दी एंड कह देती है दोनों ही। और उसके बाद वो जा रही थी। अब यूबाई को रियलाइज़ होता है कि वो अपना लव ऑफ लाइफ खोने वाला है, तो उसके पीछे आता है, अपनी हार मानता है, उसे सॉरी करता है, कहता है कि मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करो, शायद मैंने सारा कुछ बहुत ज़्यादा अचानक से कर दिया था, मुझे एक दिन का समय दे दो, एक दफ़ा तुम मेरी दुनिया में आकर देखो। 24 घंटे का उससे टाइम मांगता है और फिर उससे कहने लगता है कि तुम एक दफ़ा मेरी ज़िंदगी में आओ और उसके बाद तुम फैसला करना। ठीक इस टाइम पर एक दिन बाद तुमसे दोबारा यही क्वेश्चन करूँगा। एक्चुअली ओसुन भी मन ही मन में उसे लाइक तो करती थी, तो वो उसे एक चांस देने का फैसला कर देती है। और उसके बाद वो लोग अपनी गाड़ी लेकर शिप में चले जाते हैं सेउल की तरफ निकलने के लिए। ओसुन ने घर पर फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया था दादी को कि वो आज नहीं वापस लौटेगी। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि माडोल बेचारे का बुरा हाल था और उसके साथ साथ उसके डैड भी परेशान हो जाते हैं अपने बेटे का दिल टूटने पर। वो दोनों इकट्ठे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और फिर उसके बाद घर वापस चले जाते हैं। जबकि सेउल पहुंचकर यूबाई ड्राइव कर रहा था और यहाँ पर वो सारा रास्ता ओसुन को अपनी अचीवमेंट्स ही गिनवाता रहता है। वो कितने साल का था जब उसने एंटरटेनमेंट का ये काम स्टार्ट किया था, उसके पास कितना पैसा है, कितने अवार्ड्स हैं, वो कितना सक्सेसफुल है। और उसकी इतनी लंबी कहानी सुनते सुनते अब ओसुन बेचारी तो सो ही चुकी थी और यूबाई सिर्फ उसे प्यार से देख के ही जा रहा था और डर रहा था कि अगर इसे किस की तो दोबारा से मेरे सर में टक्कर दे मारेगी। उसकी होने वाली गर्लफ्रेंड एक ह्यूमन वेपन थी जिससे वो बहुत डरता था। जबकि उधर माडोल देखता है तो आज ग्रैंड माँ अकेले ही नाश्ता कर रही थी। वो जाकर दादी के पास बैठ जाता है। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि ओसुन घर पर नहीं थी। उधर यूबाई अब ओसुन को लेकर घर पर पहुंच चुका था। अब जब वो घर में एंटर होती है तो उसका इतना शानदार अपार्टमेंट देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक्चुअली यूबाई ने नामजो को कॉल की थी और उससे कहा था कि मेरा अपार्टमेंट एकदम रेडी कर दो, मैं किसी स्पेशल पर्सन को लेकर आ रहा हूँ। अब जैसे ही ओसुन देखती है नामजो को तो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, उसकी बहुत तारीफ करती है कि मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था, कल रात ही तो उसने इसे देखा था। अब नामजो भी उसके हाथ में जब देखता है कि यूबाई का ब्रेसलेट है तो समझ जाता है कि ये लड़की इसके लिए बहुत स्पेशल है। अब यूबाई को जेलसी हो रही थी जिस तरह से वो नामजो की फैन बन रही थी, तो उसे तुरंत ही वहाँ से भेज देता है। अब वो सोनू से कहने लगती है कि वॉशरूम तो मैंने यूज़ कर लिया है, लेकिन यहाँ पर फ्लश कैसे करते हैं मुझे समझ नहीं आ रही। उसका टॉयलेट बहुत ज़्यादा मॉडर्न था। अब जाता है और यूबाई उसे समझाता है कि कौन सा बटन दबाना है, लेकिन बाद में कहने लगता है कि दुनिया की वो तुम वाहिद लड़की हो जिसने टॉप स्टार को अपने लिए फ्लश करने को कहा है। अब जब वो उसे अपने घर का विजिट कराता है तो वहाँ बेडरूम में बहुत सारी ऑड चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि नामजो ने अरेंज की थी, जैसे किसी हनीमून स्वीट को सजाते हैं।
अब ये देखकर यूबाई बहुत डर जाता है कि कल ही रात इसने मुझे टक्कर मारी थी, अब तो मुझे जान से ही मार देगी। अब यूबाई बहुत शर्मिंदा होता है और अंडर गारमेंट्स का जो एक बॉक्स था वो भी उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। लेकिन ओसुन कहने लगते कि इस तरह चीज़ें वेस्ट नहीं करते, कोई बात नहीं, ये मेरे काम ही आ जाएगी। और यूबाई सोचने लगता है कि इस लड़की की कोई समझ नहीं आती। उधर सीओ को भी नामजो के थ्रू पता चल जाता है कि यूबाई किस लड़की को साथ लेकर आया है, और डोंगचुन उसका नाम सुनकर बताने लगता है कि ये लड़की तो मेरे गांव की है, इसी के घर तो यूबाई जाकर ठहरा था। अब यूबाई अपने हाथों से ओसुन के लिए नाश्ता बनाता है और वो उसकी बैठी एक मूवी देख रही थी निंजा वाली, जिसे देखने के बाद वो उसे कहने लगती है कि तुम तो बहुत बड़े एक्टर हो और किसी भी लड़की के साथ रोमांटिक सीन कर लेते हो, मुझे क्या पता मेरे साथ भी सिंसियर हो कि नहीं। वो आगे से कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे जेलस हो रही हो। अब ये सुनकर वो ब्लश करने लगती है और फिर शावर लेने के बहाने वहाँ से निकल जाती है, लेकिन शावर कैसे यूज़ करते हैं वो भी उसे समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पर यूबाई आकर उसकी हेल्प करता है और वो दोनों पानी में भीग जाते हैं। अब की बार उसके क्लोज नहीं आता, बल्कि उसे उसके हाल पर छोड़ता वहाँ से बाहर निकल जाता है और उसने उसके लिए कपड़े भी अरेंज कर दिए थे। अब वो नहाकर फ्रेश हो जाती है और अपने कुछ कपड़े सुखाने के लिए वहाँ पर रख देती है। थोड़ी देर बाद यूबाई और ओसुन दोनों मिलकर नाश्ता करने लगते हैं। यूबाई उसे बताने लगता है कि तुम कितनी स्पेशल हो, पहली लड़की हो जो इस अपार्टमेंट में आई हो, वरना लड़कियां तो मेरे आगे पीछे मक्खियों की तरह भिनभिनाती रहती हैं। तो आगे से ओसुन कहती है, ठीक है तुम बहुत लकी हो ना, कर लो उनमें से किसी एक से शादी। लेकिन उसका मन किसी के लिए धड़कता था तो वो सिर्फ ओसुन ही थी। अब वो उसे अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाता है और एक बहुत अच्छा सा ड्रेस भी उसे दिलाता है और फिर उसके बाद उसे सियोल की सैर भी कराता है। सियोल की लाइफ बहुत स्पेशल लग रही थी ओसुन को, और उसके बाद उसके लिए एक सरप्राइज था। डिनर के टाइम पर वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ पर उसके लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस दे रहा था, और वो था ओसुन और उसके मम्मी डैडी का फेवरेट आइडल जिसका नाम यंगरुक था। और यही तो यूबाई ने वादा भी किया था ओसुन से कि तुम्हें अगर इस आइडल से कोई मिलवा सकता है वो सिर्फ मैं हूँ, और वो आइडल उसके लिए सामने बैठकर एक स्पेशल परफॉर्मेंस देता है। लेकिन यहीं पर ही कुछ पापराज़ो पहुंच जाते हैं और उन्होंने यूबाई को किसी लड़की के साथ देख लिया था, उसकी फोटो बना लेते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाने लगते हैं कि उधर आज ग्रैंड माँ की तबीयत खराब हो गई थी और मॉडल उनको देखता तो वो बेहोश हो गई थी। वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था तो वो तुरंत ही उन्हें शहर रेफर कर देते हैं। अब यूबाई जैसे ही ओसुन को अपने साथ वापस लेकर जा रहा था तो कुछ रिपोर्टर्स उनका पीछा करने लगते हैं। अब वो उसे एक जगह डिनर करने लेकर आता है। अब रात हो चुकी थी। वो कहता है कि 24 घंटे हो गए तुमने मेरी दुनिया में गुजार कर देखे, अब मैं दोबारा से तुमसे कन्फेस करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, तुम्हारा क्या जवाब है। लेकिन इससे पहले कि ओसुन उसे हाँ या ना कुछ भी बोलती, यूबाई का फ़ोन बजने लगता है और उसे पता चलता है कि दादी की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हें लेकर शहर के हॉस्पिटल में गए हैं। ये सुनते ही ओसुन रोने लगती है और वो दादी के लिए बहुत परेशान हो गई थी। वो लोग वहाँ से भागकर दादी से मिलने जा रहे थे कि यहीं पर ही एलिवेटर के बाहर रिपोर्टर्स का रश था जो यूबाई को देख लेते हैं, उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगते हैं। यूबाई को अपनी कोई परवाह नहीं थी, वो बस ओसुन को कोई टेंशन नहीं देना चाहता था, वो भी इस समय में। वो उसे ले जाकर एक जगह पर छुपा देता है और कहता है कि डोंगचुन को बुलाया है, तुम पीछे के रास्ते से उसके साथ निकल जाना और मैं इनको डिस्ट्रैक्ट करूंगा। लेकिन ये वो पॉइंट था जब ओसुन को समझ आती है कि इस टॉप स्टार की लाइफ उसकी लाइफ से बहुत डिफरेंट है। अगर वो उसके साथ रही तो उसे बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी अपनी प्राइवेसी थी। अब यूबाई उसके साथ चाहते हुए भी नहीं जा सकता था, उसे डोंगचुन के साथ भेज देता है और खुद रिपोर्टर्स के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ओसुन जा रही थी, एक तरफ तो वो दादी के लिए परेशान थी और दूसरी तरफ अपनी और यूबाई की मिसमैचिंग लाइफ को लेकर। अब यूबाई सब रिपोर्टर्स से बहुत अच्छे से बात करता है और उनसे कहने लगता है कि जो बर्थडे केक आप लोगों ने मेरी गाड़ी से चुराया है वो इस लड़की के लिए नहीं था और ना ही किसी और लड़की के लिए, बल्कि वो एक प्राइवेट मैटर था। और जहाँ तक मेरे अवार्ड शो को लेकर बहुत सारी बातें फैलाई जा रही हैं, ना मैं ड्रग यूज़ करता हूँ ना ही अल्कोहल, और अगर मैंने किसी फ़ैन को हर्ट किया तो मैं पब्लिकली अपोलोजाइज़ भी करता हूँ। उधर ओसुन अब दूसरे शहर में पहुँच गई थी और वहाँ पर मॉडल उसका वेट कर रहा था। अब उसके पीछे पीछे सीओ से गाड़ी चलवा कर यूबाई भी दादी को देखने के लिए जा रहा था और इसी से ही पता चलता था कि ओसुन उसकी लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पहुँचता इतना लंबा ट्रैवल करके, तो आगे मॉडल गुस्से में खड़ा हुआ था और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो यूनिकॉर्न मैन, तुम्हारी लाइफ एक फैंटेसी है और तुम हम जैसे आम लोगों से दूर ही रहो तो अच्छा है। लेकिन यूबाई कहने लगता है कि तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं, तुम्हारा रिश्ता ही क्या है ओसुन से, तुम उसके कोई बॉयफ्रेंड नहीं, ना ही उसके असली के भाई हो।
और बस इसी बात को लेकर उन दोनों की आपस में फाइट हो जाती है। लेकिन ये फाइट एक फनी सी फाइट में बदल चुकी थी और लग रहा था जैसे स्कूल के बच्चे आपस में लड़ रहे हों। अब ओसुन आती है और उन दोनों को छुड़ाती है और इतना ज्यादा मेस देखकर वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। वो यूबाई से कहने लगती है, तुम्हारी और मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट है और इस 24 घंटे में मैंने यही चीज नोटिस की है। और उसके बाद उसका ब्रेसलेट उतार कर उसे दे देती है और कहती है कि अब हमारे रास्ते अलग, दोबारा से हमारे आइलैंड पर मत आना। बेचारा यूबाई इतना बड़ा टॉप स्टार इतने सारे लोगों के सामने रिजेक्ट हो चुका था। वो बहुत हर्ट होता है और घर जाकर काफी देर रोता रहता है। अब उसने कॉल करके एक जगह पर नामजो को बुला लिया था। वो वहाँ बैठकर ड्रिंक करने लगता है और नामजो समझ जाता है कि तुम रिजेक्ट हो चुके हो, वो भी 2 दफा। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। लेकिन यूबाई आगे से कवर करने लगता है कि अरे नहीं, वो अपने दादी की वजह से काफी परेशान थी, इसी वजह से वो बस इमोशनल होकर कुछ बोल चुकी है। लेकिन रियल में मुझे कौन लड़की रिजेक्ट कर सकती है, मैं टॉप स्टार हूँ यूबाई। लेकिन बस उस बेचारे ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। और तो और जब सी अर्चन्स को देखता है तो उन्हें देखकर बस चिपक कर ही बैठ जाता है और कहने लगता है कि ये बिल्कुल मेरे जैसे ओसुन ने मुझे गिफ्ट में दिए थे एक दफा। जबकि उधर हॉस्पिटल में ओसुन को एक लड़की मिलती है और उसका नाम ही वॉन था। ये उसके स्कूल की क्लास फेलो थी और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये लड़की आज भी सिंगल है। इसका फर्स्ट क्रश कोई था और वो था माडोल, जिसने इसको रिजेक्ट कर दिया था सिर्फ और सिर्फ ओसुन के लिए। और आज भी वो दिल में माडोल का प्यार लिए बैठी है। उधर यूबाई की जब नेक्स्ट डे आंख खुलती है तो उसके बिस्तर में कोई था और वो था नामजो। वो उस पर बहुत चिल्लाता है और कहता है कि बिना नहाए तुम मेरे बिस्तर में कैसे घुस गए, इतनी स्मेल आ रही है। लेकिन पता चलता है कि स्मेल तो सी अर्चिन से आ रही है, जो कि कल वो अपने साथ ही लेकर आ गया था ओसुन की याद में और लाकर अपने बाथटब में भर के रख दिए थे। वो प्यार में इतना दीवाना हो चुका था कि यहाँ पर वो एक चीज देखता है और वो थी ओसुन की एक अंडरगारमेंट, जिसे देखकर वो खुशी से हंस हंस के पागल होने लगता है कि यही तो वो चीज़ है जो दोबारा से मुझे उस आइलैंड पर लेकर जाएगी और मैं ओसुन की ज़िंदगी में दोबारा से एंट्री करूँगा। उधर ओसुन अब दादी को लेकर वापस पहुंच चुकी थी, लेकिन यहाँ पर आकर उसे यूबाई की बहुत यादें आ रही थी। वो जैसे ही कमरे से निकलती है तो सामने यूबाई को देखकर डर जाती है। वो गिर रही थी, वो उसे संभाल लेता है। वो चेक करती है कि क्या ये रियल है या मेरा सपना, और फिर उसे डांटने लगती है कि तुम्हें मना नहीं किया था। तो वो कहने लगता है कि मैं दिल से तुम्हारा प्यार निकाल चुका हूँ, बस ऐसे ही समझो। और हाँ, मैं कोई शौक से यहाँ पर नहीं आया, तुम मेरे घर पर अपनी एक निशानी छोड़कर गई थी और बस यही वापस देने के लिए मैं आया हूँ। और जब ओसुन वो चीज़ देखती है तो ये देखकर बहुत एम्बेरस होती है और उस पर बहुत चिल्लाती है। लेकिन यूबाई बहुत खुश था, उसे वापस आने का बहाना जो मिल गया था। अब यहाँ पर यूबाई रहते रहते एक छोटे बच्चे डोंगमान से पक्की दोस्ती भी लगा लेता है और डोंगमान तो उसका फैन भी बन चुका था। अब उसके बाद वो सारे लोग इकट्ठे खाना खाने लगते हैं और यहाँ पर दादी बार बार यूबाई की एक्स्ट्रा सेवा कर रही थी। इसकी वजह से माडोल बहुत बुरा फील करता है, उसे लगता है कि दादी के लिए ये ज्यादा स्पेशल है। अब उसके बाद यूबाई एक बहाने से ओसुन से कहता है कि मुझे स्टोर तक लिफ्ट दे दो। वो कहती है कि खुद से आ जाओ, लेकिन बोलने लगता है क्या हुआ अगर मैं साइकिल पर तुम्हारे साथ बैठ गया तो तुम अपनी भावनाओं को काबू नहीं रख सकोगी, मुझे यस कर दोगी, ऐसा ही है ना। अब ये सुनकर वो चिढ़ जाती है और उसे अपने साथ बिठा लेती है। अब वो दोनों इकट्ठे स्टोर पर पहुंच जाते हैं। वो ऐसे ही उसके स्टोर से कुछ चीजें खरीदने लगता है, लेकिन ओसुन मन ही मन में उसे लाइक तो करती थी। जब भी उसे देखती थी उसे अपनी और उसकी किस याद आने लगती थी। वो आज भी यही कहने लगती है कि मैं किस नहीं करूंगी, लेकिन वो बोलता है कि तुमसे किस कौन मांग रहा है, मैं तो सिर्फ एक जूस का डब्बा उठा रहा था। अब की बार यूबाई जब शहर से आया था तो वो गांव की आंटीज और दादीज के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आया था और जिस तरह से वो उनके साथ घुल मिल गया था सब उसे बहुत लाइक करने लगे थे। यहाँ पर ओसुन के लिए एक ब्लाइंड डेट की बात होती है। वो लड़का शक्ल से तो बिल्कुल एक नमूना सा था जो ओसुन के साथ सूट नहीं कर सकता था, लेकिन ओसुन जानबूझकर यूबाई को चिढ़ाने के लिए कहती है कि ये इंसान तो बिल्कुल मेरी टाइप का लगता है और ऐसे ही मैनली मर्द मुझे पसंद है। अब उसके बाद यूबाई एक दफा उसके कमरे में जाता है और उसका गिटार उसे बजा कर दिखाता है। एक्चुअली ये गिटार उसके डैड की निशानी थी और ओसुन डरते डरते पहली दफा वो गिटार बजाती है और यूबाई उसे सिखाता है। उधर जो रिपोर्टर्स बेचारे यूबाई के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे, अब उन्हें एक और क्लू मिल जाता है और वो ये था कि यूबाई की मम्मी एक छोटे से स्टोर पर वेटर का काम कर रही हैं और ये खबर वो कैसे फैलाएंगे, यूबाई को बदनाम करने के लिए वो अच्छे से जानते थे। उधर वो बच्चा डोंगमान आता है और यूबाई को कहने लगता है कि मैं सब कुछ समझ गया हूँ, सारी साइंस आपको भी समझा दूंगा। एक्चुअली ओसुन की जान अगर किसी चीज़ में है तो वो उसकी दादी है। अगर वो कहेंगी कि इस लड़के से शादी करो तो वो उसी से ही शादी करेगी, इसलिए अगर आपने ओसुन दीदी को जीतना है तो पहले दादी को जीतें। और यहाँ पर उसे समझ आती है कि एक्चुअली दादी तो माडोल को भी बहुत लाइक करती हैं। उधर आज माडोल ने फैसला किया था ओसुन को प्रपोज करने का और सपने ही सपने में वो उसे बहुत अच्छे से प्रपोज करता है और यस भी करा लेता है।
लेकिन जैसे ही वो जा रहा था तो उसे पता चलता है कि आज ओसून की एक ब्लाइंड डेट है। अब वो तुरंत ही अपने कपड़े चेंज करता है, एक फ्रॉक पहन के आ जाता है और उस लड़के के पास जाकर उसे कहने लगता है कि मैं ही तो हूँ ओसून। और फिर उसे अपने टांगों के लंबे लंबे बाल दिखाता है और अपनी आवाज़ के बारे में भी कहने लगता है कि थोड़ी सी मर्दों जैसी है। अब वो लड़का ये देखकर डर जाता है कि पता नहीं कौन से लड़के टाइप लड़की से मेरी शादी कराई जा रही है। वो ये सुनते ही वहाँ से भागने वाला था कि इतने में असली ओसून वहाँ पर आ जाती है। मार्डोल उसे हाथ पकड़कर अपने साथ भगाता हुआ ले जाता है क्योंकि वो उसे प्रपोज करने वाला था। अब वो और देरी नहीं चाहता था तो एक साइड पर ले जाकर उसके सामने रिंग खोलकर उसे प्रपोज करने लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। उसने कभी भी नहीं सोचा था, हमेशा इमेजिन किया था कि वो पायलट के यूनिफॉर्म में उसे प्रपोज करेगा, लेकिन आज एक फ्रॉक पहनकर उसे प्रपोज करना पड़ता है। साथ ही साथ वो ओसून से कह देता है कि प्लीज अभी कोई जवाब ना देना, सोच के बताना, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं फौरन रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। और यही बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। हर कोई बहुत खुश हो जाता है क्योंकि सबको ओसून मार्डोल का कपल बहुत पसंद था। और ये बात सुनकर यूबाई भी बहुत डर जाता है कि कहीं ओसून हाँ ना बोल दे। वो जाकर उसे पूछने लगता है कि उसने तुम्हें कन्फेस किया, तुमने क्या जवाब दिया। लेकिन ओसून कुछ भी बोलती उससे पहले ही दादी बहुत खुश हो जाती हैं और उससे कहने लगती हैं कि मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि तुम्हारी और मार्डोल की शादी हो। और बस यूबाई को लगता है कि दादी मार्डोल की साइड पर है, इसकी वजह से गेम तो मेरे हाथ से निकल ही चुकी। और तो और कुछ आंटियां तो शाम को इसी खुशी में एक पार्टी की प्रेपरेशन भी करने लगती हैं। अब शाम को पार्टी में यूबाई सबके सामने कहने लगता है कि अभी तो मुझे लगता है ओसून ने कोई जवाब भी नहीं दिया, मुझे तो लगता है कि ये उसे लाइक भी नहीं करती, शादी के लिए यस तो कब बोलेगी। लेकिन इससे पहले कि ओसून जवाब देती बाकी लोग कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बचपन के कपल हैं और ये उसे रिजेक्ट करे तो पॉसिबल ही नहीं। और दादी भी यस कर देती हैं। अब दादी की यस को ओसून कभी नो नहीं कर सकती थी। तो इसी वजह से वो सारे लोग वहाँ पर काफ़ी ड्रिंक कर लेते हैं, स्पेशली हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स। इन दी एंड ओसून भी ड्रंक होकर बैठी हुई थी। मार्डोल उसे देखता है तो वो यही बोल रही थी कि दादी को मैं निराश नहीं करना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मार्डोल के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मेरा मन जिसके लिए धड़कता है वो किसी और दुनिया का है, मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रही मेरी फीलिंग्स क्या है। अब मार्डोल को इतनी ज़रूर समझ आ गई थी कि ओसून उसे एक भाई की नज़र से ही देखती है। यूबाई के लिए उसकी और फीलिंग्स है। अब उसके बाद वो उसे उसके कमरे में छोड़ते हैं और दोनों ही बॉयज वहाँ पर बॉडीगार्ड बनकर बैठे हुए थे एक दूसरे पर शक करके, ताकि ओसून सुरक्षित रहे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यूबाई ओसून से कहता है कि तुम उसे सच बता क्यों नहीं देती कि तुम उसे लाइक नहीं करती। लेकिन वो कहती है कि तुमने तो मुझसे कन्फेशन भी वापस ले लिया था और कहा था कि तुम्हारी मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। वो कहता है कि ये सब तो मैं तुम्हारे क्लोज आने के लिए कह रहा था। ओसून कहती मैं दादी को भी नाराज नहीं कर सकती, और दूसरी बात कि तुम और मैं अलग दुनिया के हैं और तुम इतने बड़े एक्टर हो, मुझे तो कभी समझ भी नहीं आती कि कौन सी तुम्हारे रियल फीलिंग्स हैं और कौन सी तुम्हारी एक्टिंग। अब यूबाई परेशान हो जाता है और मशवरे के लिए वो नामजो को कॉल करता है। नामजो कहता है तुम इसीलिए बार बार रिजेक्ट हो रहे हो क्योंकि तुमने नी पर बैठकर उसे प्रपोज नहीं किया। अब यूबाई कहने लगता है कि क्या मैं कोई भिखारी हूँ, तो वो कहने लगता है प्यार में भिखारी बनना पड़ता है। अब गुस्से में यूबाई चिल्लाने लगता है मैं ये भी करने को रेडी हूँ, हाँ हाँ मैं प्यार का भिखारी हूँ। अब वहाँ से एक दादी फ़ोन पर उसे बातें करते सुन लेती हैं और उन्हें थोड़ा ऊंचा सुनता था, जिसके मीनिंग कुछ इस तरह के थे कि जैसे यूबाई कह रहा हूँ कि मैं लड़का नहीं हूँ बल्कि मैं लड़की हूँ जैसा हूँ। उधर मार्डोल को सब पता तो चल गया था कि ओसून के दिल में क्या है, लेकिन वो फिर भी सेल्फिश हुआ था। वो सोचता है कि मैं उसे यूबाई के साथ नहीं जाने दे सकता, वो रिलायबल नहीं है। और उधर ओसून वो बार बार उसी रिंग को बस देखे जा रही थी, उसने पहनी नहीं थी। अब उसके पास मार्डोल आता है और वही रिंग निकाल कर उसे पहना देता है और कहता है कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता, आज 3 बजे हम डेट पर जाएंगे। यूबाई को जैसे ही उनकी डेट का पता चलता है तो वो काफ़ी चिल्लाता है, गुस्सा करता है और गांव वालों को भी गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है कि सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और वो दोनों यंगस्टर्स अपनी आवारगी में लगे हुए हैं। सारे लोग कहने लगते कोई बात नहीं, हम उनके लिए बहुत खुश हैं। लेकिन यूबाई का एक छोटा सा जासूस डोंगमा भी उनकी बोट में घुस गया था और जैसे ही मार्डोल ओसून के करीब आने की कोशिश करता था वो कोई ना कोई कांड कर देता था और उनकी ये डेट को रोमांटिक बनाने से रोक देता है। अब जैसे ही वो वापस आती है यूबाई देखता है कि उसने रिंग भी पहनी हुई है। वो उसके हाथ से उतारने की कोशिश करता है, वो हाथ छुड़ाती है, इसी बीच रिंग जाकर रूफ टॉप पर गिर जाती है। अब वो उस पर चिल्लाती है। यूबाई कहता है ठीक है मैं वापस ला दूंगा।
वो ऊपर छत पर चढ़ जाता है और फिर वहाँ जाकर उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल सच सच बता रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं किसी और दुनिया का हूँ तो मैं वो दुनिया छोड़ने को तैयार हूँ। मैं सियोल छोड़ दूंगा, बस तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगा, फिश पकड़ूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा। ओसुन कोई जवाब नहीं देती, बस मुड़कर जा रही थी कि इतने में पीछे से युबाई छत से गिर जाता है। ओसुन को उसकी बहुत फिक्र होती, वो बहुत परेशान हो गई थी। युबाई कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मुझ जैसे एक स्ट्रेंजर के लिए क्यों परेशान हो रही हो। अब थोड़ी देर बाद युबाई को इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसे पता चलता है कि उसकी मॉम के बारे में एक आर्टिकल छप चुका है और सब यही कह रहे हैं कि युबाई खुद करोड़ों में कमाता है लेकिन अपनी मम्मी को एक रेस्टोरेंट पर जॉब कराता है। वो कितना स्कमबैग है। ये सुनकर युबाई बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। उसके और मम्मी के रिश्ते के बीच जिस तरह के घाव थे वो नहीं सह पाता। आज वो बीमार हो गया था और डॉक्टर उसे देख लेती है। उसके बाद वो उसे मेडिसिन देती है और आकर ओसुन को भी बताती है। अब ओसुन सारी रात बैठकर उसकी केयर करती है। युबाई कहता है कि तुम कभी अपनी लाइफ खुद के लिए भी जी लो ना, तो तुमने अपनी हायर स्टडीज़ की अपनी दादी की वजह से, और अब अपनी लव लाइफ को भी तुम सेक्रीफाइस कर रही हो। अपने बारे में सोचा करो। अब युबाई को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके यहाँ पर रहने का कोई मकसद नहीं। वो नेक्स्ट डे वहाँ से चला जाता है। दादी ने उसके लिए कुछ खाना वगैरह पैक किया था। वो सियोल पहुँचता है, अपनी मम्मी से मिलता है, उनसे कुछ गिले शिकवे करता है, उनके सामने रोता है और उसके बाद वापस चुपचाप गाड़ी में चला जाता है। उधर सीओ को उसकी फिक्र हो रही थी। वो कहता है कि नामजो और डोंगचुन, तुम दोनों उस आइलैंड पर जाकर देखो, युबाई को अपने साथ वापस ले आओ। अब वो लोग उसी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और नामजो को देखकर सारे लोग फिर से बहुत खुश हो गए थे कि उनके इस छोटे से गांव में बार बार टॉप स्टार्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर नामजो जाता है और ओसुन से मिलता है। ओसुन उससे कहती है कि युबाई तो यहाँ है ही नहीं, वो तो कल ही यहाँ से निकल चुका था। अब नामजो भी उसके लिए परेशान हो जाता है और ओसुन को बताता है कि उस बेचारे की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है, उसने कितनी स्ट्रगल की है और इस वक्त भी उसके खिलाफ एक कंट्रोवर्सी चल रही है, वो भी उसकी मम्मी को लेकर। ओसुन को बहुत दुख होता है, उसके लिए सॉरी फील करती है। क्या एक स्टार की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती? उसकी मॉम को भी खबरों में धकेला जा रहा था। यहाँ से जाते जाते नामजो अपना और युबाई दोनों का नंबर उसकी शॉप में लिख कर चला जाता है और कहता है कि शायद तुम्हें कभी जरूरत पड़ जाए। अब ये देखकर ओसुन बहुत दुखी हो जाती है और दूर खड़ा मा डॉल भी उसे देख सकता था। वो लड़की जो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी अब हर वक्त सैड दिखाई दे रही थी। मा डॉल उससे प्यार करता था, बस उसे खुश देखना चाहता था। वो बहुत डर चुका था। उसे सपने भी इस तरह के आते थे कि जैसे ओसुन उसके पास आएगी और उसे आकर रिजेक्ट कर देगी, लेकिन ओसुन ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी की वजह से कि मा डॉल से शादी के बाद वो इसी गांव में रहेगी और दादी के करीब भी। वो उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। अब मा डॉल एक दिन एक काम से हॉस्पिटल में आता है। हॉस्पिटल में एक टेलीफोन था और ओसुन को वो देखता है तो वो चोरी चोरी उस टेलीफोन से किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही थी और वो ऑफ कोर्स युबाई के अलावा कोई नहीं हो सकता था। युबाई फोन उठाता है लेकिन ओसुन कुछ भी नहीं बोलती। अब उसके बाद ओसुन हिम्मत नहीं कर पाती और चुपचाप वहां से चली जाती है। युबाई कॉल बैक करता है। ओसुन जा चुकी थी और मा डॉल वो फोन उठाता है और उसे कहने लगता है तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की थी कि तुम्हें तलाश करते हुए नामजो और डोंगचुन यहाँ पर आए हुए हैं। और उसके बाद वो बाहर निकल कर देखता है तो ओसुन एक जगह बैठकर बहुत रो रही थी, लेकिन वो खुद से ही नजरें चुरा लेता है और कहने लगता है कि मैं क्या करूं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मैंने कुछ भी नहीं देखा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि ओसुन और मा डॉल दोनों ने कुछ स्पेशल से ड्रेसेस पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रेडिशनल वेडिंग ड्रेसेस हैं। और उसके बाद दादी कहने लगती है कि शादी को देर हो रही है, चलो जल्दी जल्दी चलें। और वो लोग मेन आइलैंड चले जाते हैं। युबाई भी सियोल से होने के बाद मेन आइलैंड में वापस आ चुका था, लेकिन यहाँ पर एक होटल में उसे पता चलता है कि किसी की शादी का फंक्शन चल रहा है, इसलिए उसे यहाँ पर सर्व नहीं किया जा सकता। वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर गाँव के लोग भी पहुँच जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे मा डॉल और ओसुन की ही आज शादी है। लेकिन फिर हमें मालूम पड़ता है कि ये शादी तो किसी और की है। एक्चुअली मिस्टर पार्क अपनी वाइफ को एक सरप्राइज दे रहे थे। उनकी कभी भी वेडिंग सेरेमनी नहीं हुई थी, इसीलिए वो आज उसे सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। वो दोनों तैयार होते हैं और सारे लोग मिलकर उनकी वेडिंग सेलिब्रेट करने लगते हैं, पर ओसुन यहाँ बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। युबाई भी बहुत सैड था। इतने में वो खिड़की से देखता तो वहाँ पर ग्रुप फोटो चल रही होती है और उस ग्रुप फोटो में सारे लोग मा डॉल और ओसुन को करीब करीब खड़ा कर रहे थे। युबाई जैसे ये सीन देखता है तो उसे लगता है कि जैसे इस होटल में जो वेडिंग हो रही है वो मेरी ओसुन की ही है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि बस अब सारा कुछ खत्म हो गया, जबकि मा डॉल अब उसे गिल्टी फील हो रहा था। जब वो ओसुन को दुखी देखता है तो उसे कहने लगता है कि बचपन से लेकर अब तक तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, कब तुम खुश हो कब सैड,
तुम कब तक दूसरों के लिए अपनी भावनाओं को कुर्बान करती रहोगी? तुमने हार्ड स्टडीज भी नहीं की और अब अपना लव भी सैक्रिफाइस कर रही हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तुम्हारे एक फ्रेंड और ब्रदर की तरह से ही। अब तुम जाओ और अपनी लाइफ जियो। मैं तो एक सुपर हैंडसम कैप्टन हूँ, मुझे कोई भी अच्छी से अच्छी लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें टॉप स्टार नहीं मिलेगा। अब ओसुन को लगता है कि जैसे आज़ादी मिल गई हो। वो रोती हुई जाती है और नामजो से कहती है कि मुझे अभी के अभी युबाई के पास लेकर जाओ। नामजो युबाई को कॉल भी करता है और उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन युबाई इतना अपसेट था कि किसी की बात पर कोई गौर नहीं करता। अब ओसुन तो उसी पार्क में खड़ी उसका वेट कर रही थी। नामजो से ड्रॉप करके चला जाता है, जबकि एकदम युबाई को क्लिक करता है कि उसी वेडिंग में नामजो भी तो पहुंचा हुआ था। कहीं ओसुन ने तो मुझे नहीं बुलाया। वो भी भागता हुआ उसी पार्क में पहुंच जाता है और ओसुन खड़ी रो रही थी, वो भी अपना वेडिंग ड्रेस पहनकर। वो उससे कहने लगता है कि क्या हुआ, नामजो कितना कमीना इंसान है, उसने तुम्हें शादी से किडनैप कर लिया। लेकिन वो आगे से कहने लगते कि नहीं, मैं खुद भाग कर आई हूँ और मेरी शादी नहीं थी, शादी तो अंकल पार्क की थी। और इसके साथ ही वो उससे अपना लव कन्फेस कर देती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और इसके साथ ही वो लोग किस करते हैं और फाइनली एक कपल बन चुके थे। उधर मारॉल सबको जाकर अनाउंस कर देता है और कहता है कि मैं और ओसुन शादी नहीं करने वाले। ओसुन की लाइफ में कोई और आ रहा है और वो वही टॉप स्टार है। अब कुछ लोग ये सुनकर दुखी होते हैं और कुछ लोग खुश भी होते हैं, क्योंकि ओसुन की खुशी इसी में थी। अब युबाई और ओसुन दोनों इकट्ठे वापस आ जाते हैं। यहाँ पर युबाई अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है तो उसे किस कर लेता है, लेकिन ओसुन उससे कहने लगती है कि तुम बहुत तेजी आगे बढ़ रहे हो, मैं सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप करना चाहती हूँ, फट से आते हो और मुझे किस कर लेते हो। कोई तो बाउंड्रीज होनी चाहिए, रिलेशनशिप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहिए। अब युबाई भी उसे कह देता है कि जैसे तुम्हें पसंद, तुम चाहोगी तो मैं तुमसे फासला रखूंगा। अब उसके बाद वो उससे बहुत सारी बातें शेयर करता है, अपने बचपन की, अपने डैड के चले जाने की और उसके बाद अपनी मम्मी के रिश्ते की। और फिर उसके बाद वो ओसुन को सीईओ से भी मिलवाता है और शॉपिंग के लिए भी लेकर जाता है। और वो सीईओ से कहता है कि थोड़े दिनों की मैं ब्रेक लूंगा। एक्चुअली मैं ओसुन का रिश्ता मांगने जा रहा हूँ और दादी से यस करा के ही वापस आऊँगा। और फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग मेन आइलैंड पहुँचते हैं तो आगे वो लोग माडॉल को देखते हैं। माडॉल उन्हें अपने साथ एक जगह खाना खिलाने लेकर चला जाता है और उसके बाद कहने लगता है कि मैं तुम दोनों को बेस्ट विशेस देता हूँ। आई होप आप दोनों इकट्ठे खुश रहोगे और कभी भी ओसुन की आंखों में आंसू ना आने देना। मैंने सिर्फ उसकी हंसी और खुशी के लिए अपने आप को पीछे किया है। और फिर उसके बाद वो लोग अपने गांव में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सारे लोग उन्हें इकट्ठे देखकर खुश हो गए थे, लेकिन उसी टाइम पर दादी के पास एक दूसरी आंटी आती है जो कि बताने लगती है कि मुझे युबाई का एक राज पता है। मैंने एक दिन उसे फोन पर बातें करते हुए सुना था। एक्चुअली वो सही लड़का नहीं है, बल्कि वो लड़कियों जैसा लड़का है। अब ये सुनकर तो दादी परेशान हो जाती है कि मेरी ओसुन की लाइफ बर्बाद हो गई, ये मैं नहीं होने दूंगी। और फिर जैसे ही युबाई आता है तो हमेशा दादी खुश हो जाती थी, लेकिन आज उसे साफ इनकार कर देती हैं और कहती हैं तुम दोनों का रिश्ता मैं अप्रूव नहीं करती। अब युबाई तो हैरान रह जाता है। इतने में एक दूसरी वाली दादी आकर उसे सब बताती हैं कि किसी ने तुम्हें फोन पर बातें करते हुए क्या सुना था। अब वो बताता है कि नहीं, गलतफहमी हो गई है, मैंने तो खुद को लव बैगर बोला था, प्यार का भिखारी। ये कुछ और ही मतलब निकाल के रह गए, इन लोगों ने कुछ गलत सुन लिया है। अब वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत करता है और दोबारा से दादी को बात करने के लिए मनाता है और उन्हें बताने लगता है कि एक्चुअली मैं क्या बात कर रहा था और असल में क्या निकल गई। और उसके बाद दादी को गिफ्ट भी देता है, उनके लिए एक कोट लेकर आया था। अब फाइनली दादी ने भी उनकी शादी अप्रूव कर दी थी। अब उसके बाद नेक्स्ट डे युबाई और ओसुन अपनी एक डेट पर गए हुए थे फिशिंग करने के लिए। यहाँ पर वो दोनों एक दफ़ा एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और ओसुन एक किस चाहती थी, लेकिन युबाई उसे डॉज कर देता है और उसे कहने लगता है कि तुमने मुझे क्या समझा, मैं ऐसे थोड़ी किस करूँगा, तुमने ही तो मुझे मना किया था और हमारा रिलेशनशिप कोई फिजिकल थोड़ी है जब तक तुम यस नहीं करती। अब ओसुन सैड हो जाती है और फिर चिल्ला कर कहने लगती है कि हाँ, मेरा मन कर रहा है, मुझे चाहिए तुम्हारी किस। और फिर ये बात गांव के दूसरे लोग भी सुन लेते हैं और उसके बाद इन दोनों को बहुत एम्बेरसमेंट होती है। अब वो लोग अपने रूम में आते हैं और यहाँ पर वो ओसुन से कहता है कि तुम चाहो तो जितनी मर्जी किसेस ले सकती हो इस टॉप स्टार की। और फिर वो उसे किस करने लगती है, लेकिन उसे सही से सिटिंग एंगल ही समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पर हमारा टॉप स्टार उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठाता है और उसे किस करता है। अब एक दिन युबाई गांव की सैर कर रहा था तो वो उसी नो एंट्री एरिया में घुस जाता है और यहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि जो मिस्टीरियस सा मैन उनके गांव में रहता है वो कोई और नहीं बल्कि वही बोट का कैप्टन था जो उसे पहली दफा यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था। अब वो वहाँ से वापस आता है और आज वो देखता है तो ओसुन ने अपने कमरे में उसकी बड़ी बड़ी फोटोज लगाई हुई थी। अब वही उसका आइडल और लव बन चुका था।
युबाई उसे कहने लगता है कि मुझे काम के सिलसिले में वापस जाना होगा, लेकिन मैं जल्द ही लौटूंगा। अब दूसरी तरफ एक दिन बेचारा मार्डॉल कहीं गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। वो हॉस्पिटल पहुंचा हुआ था और उस हॉस्पिटल में वही डॉक्टर थी। हीवॉन उसके मम्मी डैडी को भी बहुत पसंद आ जाती है और वो बहाने बहाने से जानबूझकर उसे अपने बेटे के पास अकेला छोड़कर जाते हैं ताकि इनकी मैच मेकिंग हो सके। उधर युबाई सियोल में अपनी शूटिंग भी चला रहा था और उसके साथ साथ एक दिन वो एक स्टोर पर जाता है और एक वेडिंग रिंग लेता है। वो चाहता था कि वो ओसुन को जल्द से जल्द प्रपोज कर दे, जबकि दूसरी तरफ ओसुन भी उसे सरप्राइज देने के लिए अपना गेटअप चेंज करके आ रही थी। युबाई को कॉल करती है, लेकिन पीछे उसके मैप्स में कोई डायरेक्शन लेडी बता रही थी और उसे ऐसे लगता है कि जैसे किसी लड़की की आवाज़ हो उसकी गाड़ी में, और उसे शक होने लगता है कि कहीं युबाई मुझसे चीट तो नहीं कर रहा। अब वो चोरी चोरी उसकी शूटिंग वाले पॉइंट पर पहुंच जाती है और जैसे ही देखती है तो वहां पर वो एक लड़की को हक किए खड़ा था। अब वो गुस्से के मारे जाकर उन पर हमला ही करने वाली थी कि इतने में वो कैमरास को देख लेती है और तुरंत ही यू टर्न ले लेती है। अब बेचारी वैन में लगकर बेहोश हो गई थी। युबाई जाकर उसे उठा लेता है। सारे रिपोर्टर्स उनको ऐसे देख लेते हैं और वो सब दुनिया के सामने कन्फेस करता है कि यही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। पर युबाई को बहुत शर्म आ रही थी। उसने इतना बुरा सा गेटअप बनाया हुआ था, विग भी लगाई हुई थी और उसकी यही फोटो वायरल भी हो चुकी थी। पर युबाई उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दुनिया जो भी सोचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद नील डाउन होकर उसे प्रपोज करता है। अब ओसुन अब की बार तो उसे यस कर देती है, लेकिन कहती है कि क्या तुम मेरा थोड़ा सा वेट करोगे, मैं पहले अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट करना चाहती हूँ। और युबाई कहता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। जबकि दूसरी तरफ उधर मार्डॉल की लाइफ में भी लव आ चुका था। डॉक्टर हीवॉन और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे। अब एक तरफ युबाई अपनी लाइफ में लगा हुआ था, वो अपने प्रोजेक्ट्स पर धड़ाधड़ काम कर रहा था और दोबारा से टॉप स्टार बन चुका था बिना किसी कंट्रोवर्सीज के। वो अक्सर गाँव भी जाया करता था दादी से मिलने के लिए और ओसुन के साथ टाइम बिताने के लिए। और फिर फाइनली एक दिन आ जाता है जब ओसुन खुद उससे कहती है कि अब हम शादी कर सकते हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और उसे कैरी कर लेता है। और फिर इसी तरह से टाइम बीतता चला जाता है। कुछ सालों बाद हमें दिखाते हैं कि ओसुन का यूनिवर्सिटी में लास्ट डे है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ नाइट क्लब जाने का प्लान बना रही थी, लेकिन इतने में उसका हस्बैंड आ जाता है और उसे कहने लगता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को परमिशन नहीं देगा, चलो घर चलो और वाइफ की ड्यूटीज निभाओ। लेकिन उसके फ्रेंड्स युबाई को भी उठा लेते हैं और कहते हैं कि हम टॉप स्टार को भी साथ ही लेकर जाएंगे। और इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।